लेना थोड़ा सा, और उसके लिए माफ भी कर देना। ये आपका ये वाला पार्ट जो है आपका ई वाले में आएगा, जम्मू कश्मीर वाला ई में आएगा, और उत्तराखंड का छोटा सा पार्ट यहाँ पर जो है उत्तराखंड का, ये ईटी कहलाता है। ईटी, ईटी का मतलब टी मतलब टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा क्लाइमेट। एक दूसरा ट्रिवार्था करके था, वो वाला दिमाग में था मेरे। ये ऊपर वाला बस चेंज करना, बाकी ठीक है। ई यहाँ पर ई वाला है, ये ईटी है उत्तराखंड वाला। ये उत्तराखंड का जहाँ पे हिमाच्छादित भाग है उसको डीएफसी करवाया था, तो उसको जम्मू कश्मीर वाला रीजन ई कर लेना, और इसको ईटी करना, थोड़ा सा उत्तराखंड वाला जो भाग है। ई मतलब ध्रुवीय जलवायु के संदर्भ में, जहाँ पे ठंडी जलवायु सालों भर लगभग हिमाच्छादन रहता है, गर्मी में थोड़ा बहुत पिघलता है। ई पोलर क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में लिया गया है। और टी मतलब टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब सालों भर बर्फ जमी रहेगी लगभग। तो ये वाला पार्ट है आपका टुंड्रा वाला ईटी ना। कोपेन का मैप देख लेना गूगल में निकाल करके, तो क्लियर हो जाएगा। मतलब बाकी तो मैंने बता दिया ना, अब एएमडब्ल्यू का मतलब मैप बस देखना है आपको, बाकी तो मैंने समझा दिया आप लोग को। ठीक है, क्या चीज? ये कल मैंने ऊपर वाला डीएफसी बताया था, उसको सुधार लेना बोल रहा हूँ। ऊपर वाला कल इसको मैंने डीएफसी बता दिया था, तो ये एक्चुअली में एक और त्रिवार्था ने दिया हुआ था, त्रिवार्था के हिसाब से दिमाग में था तो डाल दिया था मैंने कि ई आएगा और ईटी आएगा। डीएफसी के स्थान पे ई कर दो, और ईटी का मतलब ठंडी जलवायु, पोलर जलवायु के कंटेक्स्ट में है। हाँ क्या क्या बोल रहे हो? लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहे हो? बोर्ड में ये कि कल ये वाला जो पोर्शन था डीएफसी लिखवाया था, उसको हटा करके ई कर देना, मतलब गलत बताया था मैंने, तो गलती के लिए माफी। ठीक है ना, और उसको चेंज करके ई कर देना, डीएफसी की जगह पे ई कर देना। ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु, ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु के, ध्रुवीय का मतलब जहां पे बर्फ जमी रहेगी। तो हम लोग जानते हैं कि काराकोरम वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या होता है, बर्फ से ढका होता है। तो ये जम्मू कश्मीर वाला भाग कौन सा हो गया, ई में आ जाएगा, समझ गए ना। और ये उत्तराखंड का थोड़ा सा जो पार्ट है उसको ईटी कहा हुआ है, ईटी। और टी का मतलब टुंड्रा, टुंड्रा मतलब जानते हो ना, टुंड्रा जलवायु का मतलब ठंडी में भी और ठंडा, जहां पे थोड़ा भी बर्फ पिघलेगी नहीं, तो टुंड्रा का मतलब और ठंडा हो गया। वर्ष भर हिमाच्छादन वाला क्षेत्र कहलाता है, वर्ष भर हिमाच्छादन वाला क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार फिर समझ लो, कल मैंने जो है ऊपर वाला जो पार्ट था इसको मैंने डीएफसी करवाया था। इसको क्या लिखा था कल? तो ये डीएफसी नहीं आएगा, यहां पर ई आएगा। क्या आएगा आपका जो है ई आएगा, यहां पर ई आएगा। डीएफसी अरुणाचल वाला ठीक है वो, और उत्तराखंड में थोड़ा सा भाग कश्मीर वाला हो गया, कहां पर हो गया आपका जेएन के लद्दाख वाला पार्ट हो गया, तो ई आएगा लगभग। और एक उत्तराखंड का छोटा सा पार्ट है यहां पर, जहां पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, जहां से गंगोत्री यमुनोत्री जो ग्लेशियर्स है वो वाला पार्ट, वो ईटी आएगा। वो क्या आएगा आपका जो है ईटी आएगा। और टी का मतलब होता है टुंड्रा जलवायु, हाँ सॉरी स्मॉल टी है, और टी का मतलब होता है टुंड्रा जलवायु। और टुंड्रा का मतलब होता है जहां पे सालों भर क्या होती है, वर्ष भर ग्लेशियर्स होते हैं, हिमाच्छादित होता है, वर्ष भर हिमाच्छादन, तो वो चेंज करना था। चलिए आज बिहार की जलवायु स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का भौतिक संरचना हो गई थी आपकी जो है, आज बिहार की जलवायु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि भारत के साथ बिहार जोड़ करके पूछेगा तो आप कुछ कुछ लिख सको। तो बिहार की जलवायु, आपका जो है बिहार की जलवायु, तो बिहार की जलवायु को इसको एक शब्द में कहा जाता है उष्ण आर्द्र जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है आपका जो है उष्ण आर्द्र जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु को एक शब्द में क्या कहते हैं हम लोग, उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण मतलब गर्म हो गया, आर्द्र मतलब थोड़ा सा आर्द्रता ज्यादा होती है। आपका जो क्षेत्र लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। बिहार किसमें आता है आपका जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए आर्द्र जलवायु हो गई। सर आर्द्र बीच में मानसून भी लिखे ना, क्योंकि मानसून का प्रभाव तो हर जगह रहेगा भारत में। मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। और मानसून का मतलब जानते हैं यहाँ पर भी क्या होगा आपका, मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए इसको बिहार की जलवायु को क्या बोलेंगे हम लोग, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। क्लियर पॉइंट। उसके बाद कुछ विशेषताएं इसके लिख लीजिए। उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु में क्या होता है कि अल्प वर्षा काल होता है। अल्प वर्षा काल देखेंगे यहाँ पे जून से लेकर सितंबर तक, जून से सितंबर तक क्या होगा आपका जो है एक छोटा सा वर्षा काल होता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 3 साढ़े 3 4 महीने। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताया, बताए ना आप लोगों को कौन कौन से है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, ठीक है, स्वान निद्रा अल्पाहारी, और एक और क्या है मृदभाषी, नहीं क्या बोल रहे, गृह त्यागी। हाँ, तो इनमें से कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, इनमें से कोई लक्षण दिखाई। तो काक चेष्टा का मतलब होता है कि कौवे की तरह इच्छा होनी चाहिए, कौवे की तरह किसी भी चीज को पाने की इच्छा होनी चाहिए। बको ध्यानम का मतलब कंसंट्रेशन, वो दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग का भी जो है। चलिए, तो उष्ण आर्द्र बिहार की जलवायु को एक शब्द में उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु कहेंगे। मानसूनी जलवायु का मतलब ये अल्प वर्षा काल होता है। जून से सितंबर तक क्या होता है आपका जो है 3-4 महीने वर्षा होती है, और बाकी जो है क्या होता है दीर्घ शुष्क काल होता है, दीर्घ शुष्क काल है ना। मतलब कुछ लोग की आदत होगी, अब इसी को कोई चाह रहा होगा इस तरीके से लिखवा दे कि बिहार की जलवायु को उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु कहते हैं। उसके अंतर्गत आपका क्या होगा अल्प वर्षा काल होता है और दीर्घ शुष्क काल होता है। तो फिर वो नोट्स वो तो बुक में मिल जाएगा, बुक में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। याद करने के लिए ऐसे याद करना है, सेंटेंस तो बना लोगे ना भाई,
कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अल्प वर्षा काल होता है और दीर्घ क्या होता है आपका जो है शुष्क काल होता है। काम खत्म आपका। चलिए उसके अलावा बिहार की जलवायु की विशेषताओं में एक वर्ड यूज करते हैं, महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता पाई जाती है। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है। अब यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु का मतलब क्या है ना, ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बिहार की जलवायु की विशेषताएं लिखिए, बिहार की जलवायु की विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी आगे जितना भी पढ़ेंगे सब डाल देंगे, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं कि बिहार की जलवायु की विशेषता में कि बिहार की जलवायु को एक शब्द में उष्ण और मानसूनी जलवायु कह सकते हैं, जिसमें अल्प वर्षा काल होता है, दीर्घ क्या होता है, शुष्क काल होता है। दूसरा पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ वो ये है कि महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है। तो महाद्वीपीय जलवायु क्या होता है बताओ, महाद्वीपीय जलवायु क्या होता है? महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है जो स्थलीय भाग होते हैं, इसका समुद्र का प्रभाव बहुत ही कम होता है, मतलब अंदर तक स्थलीय भाग, आंतरिक स्थलीय भाग होते हैं जहां पे समुद्र का प्रभाव क्या रहेगा, न के बराबर रहता है। इस कारण से क्या होता है कि महाद्वीपीय जलवायु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक ठंडी पड़ती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो इसमें महाद्वीपीय जलवायु का मतलब यह है कि अत्यधिक गर्मी, या इसको एक लाइन और लिख सकते हैं कि महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है महाद्वीपों के आंतरिक भाग में मिलती है। कहां पे मिलती है, लिख लीजिए, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। महाद्वीप का मतलब स्थलों के आंतरिक भाग में, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में मतलब स्थलों के आंतरिक भाग में। महाद्वीपीय जलवायु कहां मिलती है, तो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में मिलती है। और इसकी और विशेषताएं क्या होती है, तो इसकी विशेषताओं में एक पॉइंट आ जाएगा अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी। गर्मी में लिख लीजिए ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी और शीतकाल अत्यधिक ठंडा। ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म, ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म एवं शीतकाल अत्यधिक ठंडा होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। क्लियर? तो चूंकि बिहार भी आपका देखेंगे तो बिहार भी आपका यहां पर लगभग आपका पड़ेगा इस वाले पार्ट में, तो समुद्र से उतनी ज्यादा दूरी तो नहीं है, थोड़ा बहुत बंगाल की खाड़ी का प्रभाव रहता है, लेकिन आंतरिक स्थलीय भाग में है ना, आंतरिक स्थलीय भाग में। लेकिन यहाँ पे क्या नदियां बहुत ज्यादा है, आपके जो इधर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल पूरा गंगा का डेल्टा है, उसके बाद गंगा नदी उसकी सहायक नदियों का क्या पूरा जाल है, फिर वर्षा भी ज्यादा होती है, वर्षा भी यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण से महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं तो पाई जाती है, लेकिन उसको बोल देते हैं हम लोग जो है महाद्वीपीय संशोधित रूप, थोड़ा सा कर देते हैं महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु। इसको क्या बोल देते हैं आपके जो है विशेषताएं पाई जाती है, जिसे संशोधित महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु कहा जाता है, या आर्द्र जलवायु कहा जा सकता है, दोनों लिख सकते हैं। मतलब पहले क्या लिखा है मैंने कि महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है, क्लियर पॉइंट। उसके बाद महाद्वीपीय जलवायु की दो विशेषताएं बता दिया मैंने, उसको ब्रैकेट में डाल दो, है ना, उसके आगे लिख लो, लेकिन चूंकि यहाँ पे आर्द्रता अधिक है, लिख लीजिए, लेकिन चूंकि बिहार में आर्द्रता अधिक है, चूंकि बिहार में आर्द्रता अधिक है, इस कारण इसे संशोधित आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, क्या कहा जा सकता है, इसे संशोधित आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु कहा जा सकता है, संशोधित आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। समझ गए इसका मतलब? यदि स्टेटमेंट ये रहेगा कि बिहार की जलवायु में पूर्णतः या कंप्लीटली महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा। कुछ इसमें आर्द्रता ज्यादा होने के कारण समुद्री प्रभाव भी क्या होता है, दिखाई देता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा संशोधित महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु। संशोधित का मतलब समझते हैं थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, संशोधन के साथ क्या पाई जाती है आपकी जो है आर्द्र जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है। क्लियर पॉइंट? ये पॉइंट याद रखना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है पूर्वी भाग अत्यधिक आर्द्र है, या पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। क्लियर पॉइंट? ये पूर्व में आर्द्रता ज्यादा है, पश्चिम जाते जाएंगे क्या हो जाएगा आपका, कम होते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां मतलब बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 85%, 85% दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की दोनों शाखाओं से होती है, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की दोनों शाखाओं से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से सीमित वर्षा ब्रैकेट में 1%, ब्रैकेट में 1%, सीमित वर्षा ब्रैकेट में 1% लगभग प्राप्त होती है, सीमित वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट कुछ वर्षा, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ वर्षा मानसून पूर्व वर्षा के रूप में, कुछ वर्षा मानसून पूर्व वर्षा के रूप में अप्रैल मई के महीनों में कुछ आंधी तूफानों के साथ प्राप्त होती है, आंधी तूफानों के साथ होती है, जिसे नॉर्वेस्टर
जिसे नॉर्वेस्टर या आंधी आंधी तूफानी बोल देते हैं, नॉर्वेस्टर या आंधी तूफानी वर्षा कहा जाता है, जिसे नॉर्वेस्टर या आंधी तूफान के साथ वर्षा कहा जाता है। ये वही है जो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, दक्षिण भारत में आम्र वर्षा। हाँ, साइक्लोनिक नहीं कहेंगे, ये साइक्लोनिक यदि यूज करना है तो उसके लिए तुम्हारे बुक्स में क्या जगह पे पश्चिमी विक्षोभ के लिए, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ वाले क्या होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात वाले होते हैं, तो उसके लिए चक्रवाती वर्षा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए जनरली क्या होता है कि अप्रैल मई के महीनों में तापमान जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आर्द्रता कैसे प्राप्त हो जाती है, तो तीव्र हवाएं तूफान चलती है और क्या प्राप्त होता है आपके जो है, तो कई जगह बुक्स में लिखा होगा, लेकिन जनरली इसको हम जनरली मानसून पूर्व वर्षा करते हैं। इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। तो जो मुख्य रूप से शुष्क और आर्द्र हवाओं के मिलने से हवाएं ऊपर उठ जाती है और आंधी तूफान के साथ क्या होती है, बारिश होती है। इसी को वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। पूर्वी भारत, जिसमें पूर्वी भारत में आपका बिहार भी आ गया, तो नॉर्वेस्टर या आंधी तूफानी कहते हैं यूपी वगैरह में जो है। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं आपके जो है आम्र वर्षा कहते हैं। असम में चाय वर्षा कहते हैं या बोड़ो चिल्ला कहते हैं, असम में चाय वर्षा या बोड़ो चिल्ला कहते हैं, ये सब वही वाले हैं। तो ये थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ से प्राप्त होती है आपके जो है। तो इस तरीके से ये आपका बिहार की जलवायु की कुछ विशेषताएं पूछेगा। बाकी 2 पॉइंट जो है सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है वो सब डाल दीजिएगा। किशनगंज सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है आपके जो है, और सबसे कम कहां पर होती है, सर्वाधिक आपका किशनगंज, सबसे कम औरंगाबाद। दूसरा क्या बोल रहे हो, एक नाम लिखा था मैंने अरवल, सबसे कम वर्षा अरवल डिस्ट्रिक्ट में होती है, अरवल में, जो मैंने पढ़ा वहां से बता रहा, तुम लोग अपना। अब इसमें मैं सबसे कम वर्षा अरवल, अब तुम देख लेना मैंने, हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ जिस बुक से मैंने पढ़ा उसमें ये दिया भाई, ठीक है, बाकी तुम लोग देख लेना उसमें, तुम बिहार वाले, ठीक है ना। होता क्या है कि वैसे तो ये सब फैक्ट्स वही दिए होंगे, इसमें चेंज थोड़ी होगा, लगभग वही होंगे। तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, सबसे कम कहां होती है आपका अरवल में। तो ये सब पॉइंट डाल देना, बिहार की जलवायु की विशेषताएं पूछेगा। तो ये जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखा है अभी आपको, तो यदि क्वेश्चन आता है कि बिहार की जलवायु की विशेषताएं लिखिए, तो ये पॉइंट्स क्या करते हैं वहां पर डाल देना है। अब थोड़ा सा ऋतुओं के अनुसार देख लेते हैं बिहार की ऋतुएं। तो बिहार हो चाहे भारत, तो 3 ऋतुएं तो मिलती है। तो बिहार में भी कितनी ऋतुएं हैं आपका, 3 ऋतुएं मिलती है। तीनों की एक एक 2 लाइन विशेषताएं लिख लो। चलिए 3 ऋतुओं में आपका जो है पहला ऋतु आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होगी, ठीक है, मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक, मतलब 15 मार्च से लेकर 15 जून तक लिख सकते हो लगभग, तो मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक। अत्यधिक गर्म होता है ग्रीष्म ऋतु, अत्यधिक गर्म, पॉइंट लिखते जाओ, अत्यधिक गर्म। मई का तापमान 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड, अत्यधिक गर्म, और मई का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से लेकर के 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लू चलती है गर्मी के दिनों में, क्या चलती है, इसकी स्पीड जो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। लू जानती है ना भाई, गर्मी के दिनों में गर्म शुष्क हवाएं, अभी तक अनुभव नहीं हुआ, इस बार बारिश अभी हो रही है, इस कारण से मेरे ख्याल से अब बढ़ेगा टेम्परेचर, बारिश से लेट आएगी उधर। लू चलती है गर्मी के दिनों में, और लू की स्पीड कितनी होती है, प्रति घंटे तक होती है हवाओं की गति। और वही अभी मैंने जो लिखा है पीछे वाला कि कभी कभी लिख लीजिए, कभी कभी नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी ग्रीष्म काल में या अप्रैल मई के महीने में आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, जिसे स्थानीय रूप से नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। तो ग्रीष्म ऋतु में ये हो गया आपका जो है। और सबसे अधिक तापमान कहां पर होता है, गया जिले में। तो गया जिले में सबसे अधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान गया जिले में, सर्वाधिक ठंडा भी होता है, ठीक है, ठंडा में ठंडा देख लेंगे, अभी ठंडा में ठंडा देख लेंगे वहां पर। अभी ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सर्वाधिक तापमान कहां पर होता है, गया जिले का होता है। तो ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आपकी जो है पहला किसके बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अब आ जाओ शीत ऋतु। शीत ऋतु को पहले वर्षा ऋतु ले लो। वर्षा ऋतु आपका जो है ये कब से कब तक हो जाएगा, मध्य जून से लेकर के आपका जो है मध्य अक्टूबर तक, लगभग मध्य जून से लेकर के आपका मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु, मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर, ठीक है। लिख लिया पीछे वाले, लिख लिया, ध्यान से देख रहे से पूछ रहा हूं। मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर, फिर वही सब पॉइंट आएंगे। 85% वर्षा, फिर से वही पॉइंट लिख लीजिए, 85% वर्षा, 85% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से लिख लीजिएगा। 85% वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है। क्लियर, दोनों में ज्यादा किससे होती पूछेगा तो, है ना, पास में तो वही है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी भाग में मानसून का प्रवेश 8 जून तक, पूर्वी भाग में मानसून का प्रवेश 8 जून तक, तथा पश्चिमी भाग में 12 जून, पश्चिमी भाग में 12 जून तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग के तराई, सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरी गंगा के मैदान में होती है,
सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग के तराई क्षेत्र एवं उत्तरी गंगा के मैदान में होती है। ब्रैकेट में लिख सकते हो 180 सेंटीमीटर, औसतन 180 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में औसतन 180 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा कोई पॉइंट? ठीक है। पूर्व में 120 से 140, पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है, इसी में लिख लें पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है, पूर्वी भाग में वर्षा 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच होती है, और पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है वह 100 से 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना लो कि पूर्वी भाग में वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर, पश्चिमी भाग में 100 से 110 सेंटीमीटर। मतलब एग्जाम मेंस में याद आ जाए तो डेटा याद है तो डेटा डाल देना, नहीं तो बताइए पूर्वी में ज्यादा होती है पश्चिमी में कम होती है, लिख के भी काम चल जाएगा। लेकिन आंकड़े याद आ जाए तो अच्छी बात है ना, आधा नंबर ज्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ा सा आंकड़े भी डाल दीजिए। ये हो गया। बिहार में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? हाँ, बिहार की वार्षिक वर्षा कितना दिया हुआ है? 180 नहीं, 180 तो उधर वाला। जो मेरे पास आंकड़ा मिला मुझे 1013 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 101.3 सेंटीमीटर। ये जहां से मैंने पढ़ा उसमें से ये दिया हुआ था। जब डाउट हो तो 4 बुक्स में, तो बिहार गवर्नमेंट की साइट में जाइएगा, पता नहीं अपडेट है कि नहीं पता, लेकिन जनरली गवर्नमेंट साइट में ये कुछ बेसिक चीजें डाल देता है। जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में जो भी डाउट होता है तो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में जाते हैं, गवर्नमेंट साइट में उसमें डाला हुआ है कितना औसतन वर्षा इतनी होती है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ वाली वेबसाइट में डाला हुआ है। तो यहाँ पे भी होगा तो वेबसाइट में यहाँ का मौसम या जलवायु विभाग वाला कोई वेबसाइट होगी तो उसमें जाकर देख लो। यदि 2-3 बुकों में लग रहा है कि कुछ अंतर मिल रहा है ना, किसी ने अलग अलग जगह से डाला होगा, तो ऑथेंटिक क्या होगा? तो ऑथेंटिक के लिए फिर आप गवर्नमेंट की साइट्स को देख सकते हो वहां से, तो वो आपके काम आ सकता है। क्लियर? तो यदि कहीं पे डाउट हो तो, और बाकी नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए पॉइंट जो है, बिहार में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम कम होती जाती है। उत्तर से दक्षिण जाएंगे और पूर्व से पश्चिम आएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी आपकी जो है? कम होती जाती है। हम लोग के नोट्स में इतना लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। हम जब नोट्स बनाते हैं तो ये इतना लिख देते, काम चल जाता है। समझ गया ना? तो नोट्स का मतलब ऐसे बनाया जाता है कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो वर्षा क्या हो रही है? कम हो रही है। सब सेंटेंस को एग्जाम में मेन जरूरत होगी तो लिख लेना, समझने की इतना काफी है ना। तो नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे, हम भी स्टूडेंट क्या करते थे, 2-3 बुक लाते थे और सबको उतारते रहते थे, तो फाइनली एक और बुक बन जाती थी। फाइनली क्या हो जाता था, आपका जो है एक और नई बुक तैयार हो जाती थी, तो याद नहीं होता था वो। तो इसलिए कम बुक्स पढ़ना है और जो जरूरत है नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका वर्षा के बारे में। तो ये हो गया आपका वर्षा। बाकी सर्वाधिक वर्षा वाला बताई दिया था, तो सब वही पे डाल देना। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, और सबसे कम वाला कौन सा था आपका जो है? अरवल। अरवल एक राजस्थान में अलवर है, तो कंफ्यूजन अलवर मत लिख देना, बस अरवल है। ठीक है, अरवल डिस्ट्रिक्ट। तो आपके पूरे जिलों का मैप याद है ना आप लोगों को? कितने 38 जिले? ठीक है। हाँ, सबसे नया हाँ, ये अभी जो है हाँ पढ़ रहा था, तो हाँ, 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला अलग से निकाल के बनाया गया है। हाँ ठीक, चलिए, मतलब पढ़े हो, मान समझ में आ गया, तुम लोग पढ़ लिख लियो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ शीत ऋतु। लेकिन सिर्फ फैक्चुअल जानकारी होने से ही आपका जो एग्जाम नहीं निकलती है ना, फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। लोगों को लगता है, अधिकांश बच्चे इसी में खुश रहते हैं कि सब फैक्ट्स याद है। तो फैक्ट्स एक आपका 50% कर सकते हो प्रीलिम्स पास करने के लिए, फैक्ट्स काम आएंगे। 50% आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी आप 50% का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और मेंस में तो कॉन्सेप्ट ज्यादा चाहिए, फैक्ट्स कम चाहिए ना मेंस के लिए। तो इसलिए पढ़ते समय भी कॉन्सेप्ट भी दिमाग में डालते रहना है। शीत ऋतु आज मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। तो शीत ऋतु में आप जानते हैं मानसून का लौटना, मानसून का प्रत्यावर्तन वाली ऋतु कहलाती है। प्रत्यावर्तन है ना, प्रत्यावर्तन का इंग्लिश वर्ड है रिट्रीट या रिवर्सल, निवर्तन भी कहते हैं। मानसून का निवर्तन। तो जानते हैं शीत ऋतु में क्या होता है? आईटीसीजे दक्षिण जाते जाएगा और धीरे धीरे मानसून क्या होगा? वापस लौटना स्टार्ट हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? मानसून का प्रत्यावर्तन। तो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाई दिया था, तो वही चीज है आपके जो। जनवरी में सर्वाधिक ठंड होती है। जनवरी में क्या होती है आपकी जो है? सर्वाधिक ठंड। टेम्परेचर होता है 10.7.5 से 10.75 डिग्री सेंटीग्रेड से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जनवरी का जो तापमान होता है इससे भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये औसतन है जनवरी का तापमान। सर्वाधिक, सबसे कम तापमान लिख लीजिए, सबसे कम तापमान जनवरी में 7.5 से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। हाँ, इससे भी कम, लेकिन ये ठीक है, औसतन है। कभी कभार होता क्या है कि वेरिएशन, ये एवरेज लेके चलते हैं। पिछले जैसे हम लोग जो WMO है, WMO समझ गए क्या है? हाँ, विश्व मौसम संगठन। तो विश्व मौसम संगठन जो है ये लगभग 31 ईयर्स का एवरेज लेके चलता है। विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 31 ईयर्स का औसत लेता है क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में। तो हम लोग जो पढ़ते हैं लगभग औसत लेके चलते हैं, पिछले 5-10 सालों का जो औसत होता है उसको लेके चलते हैं। अब इस साल 4 डिग्री हो गया, इसका मतलब नहीं कि हमसे 4 डिग्री लिखेंगे, औसतन लगभग रहेगा। किसी साल 4 डिग्री हो सकता है, किसी साल आपसे ज्यादा भी हो सकता है, इसे एवरेज के रूप में लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिसंबर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवाती वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवाती वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से या चक्रवाती वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से या चक्रवाती वर्षा होती है। ब्रैकेट में 1 से 2 सेंटीमीटर तक,
ब्रैकेट में 1 से 2 सेंटीमीटर तक, ब्रैकेट में 1 से 2 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार को 4 जलवायु प्रदेशों में, बिहार को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर, क्षेत्रीय विषम, इसी में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट बना लो। क्षेत्रीय विषमता, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर, हाँ मतलब ये सी ऋतु ओवरऑल लास्ट में, सी ऋतु खत्म हो गई, हाँ मतलब लगभग खत्म है, उसके लास्ट में एक पैराग्राफ बना लीजिए कि क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार को, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, दूसरा आपका जो है उत्तर पूर्वी प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, गिरिपाद मतलब गिरी का पाद, फुट हिल्स, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश, और चौथा है आपका जो है मध्यवर्ती प्रदेश। मध्यवर्ती प्रदेश, तो ये, तो बिहार की जलवायु के बारे में इतनी चीजें याद रखें ना, बिहार की जलवायु भारत के साथ जोड़ के पूछे, अलग से पूछे, अभी कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी गिरिपाद, उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, गिरिपाद मतलब फुट हिल्स, गिरिपाद इंग्लिश में कहते हैं फुट हिल्स, पर्वत का निचला भाग कहेंगे ना, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, गिरिपाद कहलाएगा, पर्वत का निचला भाग। तो उधर वाला कौन सा था आपका, शिवालिक पर्वत श्रेणी देखे थे ना, उसके नीचे वाला भाग, ये आ गया। ये 4 भागों में डिवाइड किया गया। इस तरीके से यदि आपसे क्वेश्चन आता है मेंस में कि बिहार की जलवायु को स्पष्ट कीजिए, बिहार की जलवायु की विशेषताएं बताइए, तो इन्हीं वहां फिर आके इन्हीं में से लिख करके आंसर आपको कवर करना है। एक लास्ट पॉइंट है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, बिहार की जलवायु को, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ इतने 4 नाम लिख के छोड़ देना, ठीक है, पूछेगा नहीं जलवायु प्रदेशों का, चिंता ना करो। अप्लाइड क्वेश्चन आता है, मैंने कहा जीएस हमेशा अप्लाइड में आता है, ऑप्शनल होता है तो फिर उसमें डिटेल जाके पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। ऑप्शनल जीएस हमेशा क्या होगा, प्रैक्टिकल थोड़ा सा अप्लाइड करके पूछेगा, तो ये पूछेगा कि बिहार की जलवायु की विशेषताएं बताइए, बिहार की जलवायु की विशेषताएं बताइए ना, भारत के संदर्भ में जोड़ करके पूछ सकते हैं कि भारत की जलवायु, भारत मानसून की उत्पत्ति और बिहार के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, पूछेगा तो मानसून की उत्पत्ति को क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम मानसून और बिहार के विशेष संदर्भ में लिखिए, तो वही सब विशेषताएं बता देना, कैसे कैसे क्या होता है, 3 ऋतु होती है, 3 ऋतु में ये विशेषताएं पाई जाती है, तो आप आराम से 250-300 वर्ड जितना लिखना है इसमें कवर। हाँ क्या क्या पूछा हुआ है, कौन से साल में पूछा हुआ है, 1993, उस समय का सिलेबस आपको याद है, समझ गए क्वेश्चन था, तो उस समय का सिलेबस कुछ और रहा होगा। अभी जो पिछले 5 या 10 सालों का देख लो पेपर, देखो हमें क्या होता है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद का पैटर्न देखना पड़ता है, तो आपका सिलेबस कब चेंज हुआ, 2-3 साल पहले हुआ ना आपका जो है, हाँ पहले 2 ऑप्शनल थे, 2 ऑप्शन हटा के जीएस पोर्शन किया है, ये सब कब से किया है, 2 या 3 साल हुए, तो 3 साल का पेपर में देखो तो उससे पता चलता है कि क्या अप्रोच है, उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग रहेगा। 1993 में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, कल दिखाया था मुझे, तो 1993 95 में बहुत सारे क्वेश्चन आए, प्रायद्वीप पठार को विकास पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो आपके जो अभी का सिलेबस पैटर्न है उसमें नहीं पूछेगा, इसलिए। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट अक्षांश में क्या लिखोगे, कर्क रेखा के, कर्क रेखा से क्या है, उत्तर के दक्षिण है, उत्तर है ना, तो कर्क रेखा से निकटता, तो पहला पॉइंट आ जाएगा आपका कर्क रेखा से दूरी, तो कर्क रेखा से दूरी का प्रभाव पड़ता है, कर्क रेखा से दूरी का मतलब हो गया अक्षांश का प्रभाव, किसका प्रभाव पड़ता है आपके जो है, तो कर्क रेखा से दूरी का मतलब क्या हुआ, कर्क रेखा के निकट है ना भाई आपका, रांची के पास से जाता है कर्क रेखा झारखंड, और इसी के नियर बाई आपका पड़ेगा आपका ये वाला बिहार एरिया, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जून के महीने में क्या होती है, सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा से निकट होने के कारण से यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, समझ गए इसका मतलब, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो कर्क रेखा से दूरी का प्रभाव पड़ता है कि कर्क रेखा से दूरी का मतलब कर्क रेखा के पास में है, दूर नहीं है उससे, तो कर्क रेखा के निकट होने के कारण से यहाँ की जलवायु क्या गर्म जलवायु है, समझ रहे हैं यहाँ पे, हाँ दूरी का मतलब कम या ज्यादा लिखना है आपको, एक मैंने पॉइंट दिया आपको कि कर्क रेखा से दूरी बिहार की क्या है, कम है कि ज्यादा है, निकट है, तो कर्क रेखा के निकट, कर्क रेखा के यदि कंफ्यूजन हो रहा है इसको निकट कर लो, चलो इसको हटा दो, इसको निकट लिख लो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कर्क रेखा से निकट, अब क्लियर है, हाँ मतलब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, काट दो। अरे कर्क रेखा से दूरी भी लिखोगे तो आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि कर्क रेखा के निकट है, तो कर्क रेखा से निकट ही लिख लो, तो कर्क रेखा के निकट है तो क्या होगा आपका जो है गर्म जलवायु मिलती है, बस इतना काफी है, कहाँ कंफ्यूजन होते हो। दूसरा है हिमालय की अवस्थिति, बिहार की जलवायु पर हिमालय की अवस्थिति का प्रभाव पड़ता है, यदि हिमालय नहीं होता तो क्या होता, तो बिहार आपका फिर से मरुस्थल होता, ना बिहार से नदियां आती, सॉरी हिमालय से ना तो नदियां आती, ना ही वर्षा ऋतु में वर्षा होती, ठंडी में अत्यधिक ठंडी हवाएं आ जाती, गर्मी में अत्यधिक गर्म हो जाता, तो अभी यहाँ पे हम लोग, हाँ समुद्र तट से भी दूरी है, तो यहाँ पे हम लोग अभी जितनी पॉपुलेशन मिल रही है ना बिहार में उतनी नहीं मिलती, मिलती तो है थोड़ा बहुत, पॉपुलेशन थोड़ा बहुत मिलती, लेकिन जितना जितना घना बसा हुआ है उतना नहीं मिलता। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, यार हो गया 2011 में, 2021 में, ठीक है 2011 में बिहार का पहले नंबर पर है,
चलिए बधाई हो। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि यदि हिमालय नहीं होता तो यहाँ पे ना तो इतनी वर्षा होती, नहीं यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता। तो हिमालय की हाँ तो हिमालय क्या बोल रहे हो? नहीं होता तो बताया तो दिया मरुस्थल होता करके। हिमालय नहीं होता तो मरुस्थल होता बताया ना मैंने। वही तो हिमालय की अवस्थिति में लिखना हो तो क्या लिखोगे? यदि ज्यादा शब्द लिखना हो तो क्या लिखोगे? बता दें हिमालय की अवस्थिति के कारण से यहाँ पे वर्षा क्या होती है, यहाँ वर्षा होती है, वर्षा प्राप्त होती है आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय की अवस्थिति के कारण से ही दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या प्राप्त होती है? वर्षा प्राप्त होती है, तो नहीं प्राप्त होती, सीधी सी बात है। दूसरा शीतकाल, शीतकाल में जो है साइबेरियाई हवाएं नहीं आ पाती, साइबेरियाई हवाएं जो है यहाँ पर क्या होती है आपके जो है नहीं आ पाती है, इसलिए तापमान क्या होता है उतना कम, नहीं तो 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है कि नहीं। अभी अभी 7-8 डिग्री है तो अभी कितना हो जाता है आपका जो है 0 डिग्री तक चला, माइनस में चला जाता। हिमालय नहीं होता तो पूरा उत्तरी भारत का टेम्परेचर बताया था ना मैंने, पूरा माइनस में चलता। शीतकाल में साइबेरिया हवाएं नहीं आ पाती है हिमालय के कारण से, सही तो लिखा है। एक बार बता दूं, हिमालय नहीं होता तो क्या होता भाई, पहले पढ़ाया ना मैंने उस दिन, इंडियन ज्योग्राफी में थे, इंडिया वाले में थे नहीं थे। यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो ये साइबेरिया से हिमालय से ठंडी, सॉरी साइबेरिया से ठंडी हवाएं जो आती है इसको शीतलहर कहते हैं। ये शीतलहर क्या होती है, हिमालय नहीं होता तो भारत के अंदर आ जाती और ये तापमान कितना चला जाता, 0 से नीचे हो जाता। अभी 0 डिग्री वाला तापमान आप नहीं झेलते हो, तो 0 डिग्री वाला झेलना पड़ता। तो 0 डिग्री वाला होता है, इतने लोग रहते क्या यहाँ पर? नहीं रहते, क्योंकि रहने के पीछे दो कारण है, एक तो पानी की उपलब्धता है पर्याप्त, और दूसरा है तापमान आपका क्या होता है मेंटेन होता है आपका, जो वर्षा वगैरह पर्याप्त होती है, अदरवाइज यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते, मैदानी क्षेत्र है। क्लियर? तो ये हो गया दूसरा आपका जो हिमालय की उपस्थिति। तीसरा पॉइंट और क्या है बताओ? तीसरा पॉइंट क्या है आपका जो बंगाल की खाड़ी से निकटता, बंगाल की खाड़ी के निकटता के कारण से भी यहाँ की जलवायु का प्रभाव पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से निकटता इसलिए वर्षा ज्यादा होती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में कुछ चक्रवात बनते हैं, उसका प्रभाव यहाँ पर भी होता है। तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी से निकटता। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा का प्रभाव पड़ता है, मानसून पूर्व वर्षा का प्रभाव पड़ता है। अभी बताया मैंने मानसून पूर्व वर्षा कब होती है, अप्रैल मई के महीनों में उसका। और फाइनली जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सही क्रियाशील रहेगा तो वर्षा ठीक ठाक होगी, ज्यादा क्रियाशील हो गया तो बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है यहाँ पर। तो उसी हाँ तो मानसून कमजोर तो बिहार में वर्षा कम होगी ना भाई, बिहार में भी कम बारिश होगी, सूखा पड़ेगा, हर जगह आएगा। हाँ तो मानसून की क्रियाशीलता में का मतलब वही हुआ, यदि मानसून सामान्य है तो बिहार में भी जैसा सामान्य हर साल होता है वैसे सामान्य रहेगा। मानसून कमजोर हो गया तो बिहार में भी वर्षा कमजोर होगी, मानसून मजबूत हो गया तो बिहार में भी वर्षा क्या होगी आपकी मजबूत होगी। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बिहार की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो 5-7 कारक दे दिए मैंने, समझ गया ना। तो इन्हीं को एक्सप्लेन थोड़ा बहुत और कर देंगे तो जितना शब्द चाहे उतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है, तो इस तरीके से एक बिहार की जलवायु वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस में से बाहर नहीं जाएगा, घुमा फिरा के यही में से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिल्म्स में भी आई जाएगा, फिल्म्स में क्या नया क्वेश्चन पूछेगा। अब आपके बिहार की क्या पढ़े, वनस्पति, पहले वनस्पति पढ़ लेते फिर मिट्टी भी पढ़ लेंगे। मिट्टी और वनस्पति सब पढ़ लेते, पढ़ना तो सभी है। तो बिहार की वनस्पति को भी यहां पर भी जो है कौन से वन मिलते हैं, पर्णपाती, या इसी को कह सकते हो उष्ण कटिबंधीय पर्णपातीय पतझड़ वन मिलते हैं। तो बिहार में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, एक शब्द में बताना हो तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपातीय पतझड़ वन मिलते हैं। और फिर इसके दो प्रकार हमने देखा था, तो यहां पर भी दोनों प्रकार मिलते हैं। एक है आपका आर्द्र पर्णपाती और दूसरा है आपका जो है शुष्क पर्णपाती। तो बिहार में ये वाले ज्यादा मिलते हैं, 80 से 90%, 80 से 90% कौन से वन मिलते हैं आपके जो है आर्द्र पर्णपाती, 80 से 90% कौन से मिलते हैं आपके, और कहां मिलते हैं, तो जहां पे वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से अधिक है, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, 120 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, इसको भी जो है इसके भी 3 भाग, 3 भागों में 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो है सोमेश्वर तथा दून श्रेणी। ऑनलाइन वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना भाई। पहला आपका सोमेश्वर तथा दून श्रेणी, इन क्षेत्रों में कौन से मिलते हैं। दूसरा तराई वन क्षेत्र, वन तथा घास क्षेत्र, तराई वन तथा घास क्षेत्र। गर्मी बढ़ने का एहसास हो रहा है। और तीसरा है आपका जो है दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन।
दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। आप लोग तो पढ़ ले रहे हो, बिहार के बच्चे हो, हमारे ऐसे पढ़ाएंगे ना तो कोई एडमिशन नहीं लेगा, बिना ऐसी देखे एडमिशन नहीं लेते। दिल्ली में तो ना लेंगे। पहले हम लोग ऐसे पढ़े हुए, जब दिल्ली गए तो शुरू में उतना नहीं था, ऐसी पंखा वंखा कूलर पढ़ते थे, बिना कूलर के भी पढ़े हुए। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, कितना भी अच्छा टीचर भी होगा ना, आप कुछ एकदम नामी ग्रामी होगा, सुपर 30 टाइप के, आनंद सर टाइप के होंगे तो बात अलग है, उनसे तो फिर आदमी कहीं धूप में खड़े होकर पढ़ लेगा, ठीक है, कुछ बड़ा नाम है तो। लेकिन आज के डेट में कितना भी अच्छा टीचर हो, जब तक ये सब देखेगा नहीं ना, एसी वीसी लगा, ये सब लगा, तो बच्चा एडमिशन नहीं लेता है। तो आप लोग अच्छे पढ़ ले रहे हो कम से कम, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे आएगा, यहाँ पर भी, ठीक है, धीरे धीरे करके। हाँ, क्या चीज मजबूत, हाँ, इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूट खर्चा बढ़ जाता है, फिर फीस बढ़ानी पड़ेगी। अब ये है कि लोग सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट वाले इतना फीस क्यों लेते हैं, अब लाखों लाखों रुपए रेंट देना पड़ता है, बच्चा एडमिशन हो चाहे ना, रेंट देना पड़ेगा, फिर एसी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में ही, मतलब छोटा सा इंस्टीट्यूट सेटअप करने में आपको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए। छोटा सा इंस्टीट्यूट सेटअप करने में कितना चाहिए? पहले नहीं था ऐसा, पहले क्या होता था कि बच्चा टीचर देख करके किस कमरे में पढ़ाता था, बच्चा पहुंच जाता था। मैं जब हम लोग दिल्ली में शुरू में गए थे, आज से 15-20 साल पहले, तो वहाँ पे अच्छा टीचर ढूंढ के पढ़ने जाते थे। अब अच्छा टीचर नहीं ढूंढते, जो दिखावा वाली कोचिंग कौन सी वहां जाके पढ़ने जाते हैं, समझ रहे हो, ये चीज हो गई है, तो थोड़ा सा अंतर आया है। चलिए, लेकिन समय है, समय के साथ चेंज तो होना ही पड़ेगा सबको, इसलिए अब टीचर की वैल्यू नहीं रह गई है जितना कि दिखावे की वैल्यू रह गई है। टीचर पहले अच्छे जैसे होता है दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली से हम लोग यहाँ पे कौन थे, पटना में थे, आपके तिवारी कोई थे ना हिंदी पढ़ाने वाले, तो दिल्ली से बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए पढ़ने आते थे। एक रामेश्वर तिवारी, कुछ नाम बहुत पुराने थे, तुम लोग शायद नहीं जानते होंगे, नई जनरेशन वाले, आज से 15 साल पहले दिल्ली से बच्चे पढ़ने आते थे, सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए। तिवारी सर थे यहाँ पे, उनसे फिलोसफी पढ़ने जाते थे जयपुर, उन टीचर के नाम से जाते थे, वहां पढ़ना करके। तो ये था, अब नहीं रह गया, अब तो भेड़ चाले, जहाँ भीड़ वहां चले, है ना, ये नहीं देखता कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, मतलब नहीं होता, भीड़ है तो चलो गधों की भीड़ पीछे पीछे चल दिए, ठीक है। आज की डेट में ये देखा जाता है। चल, इसमें लिखिए, पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए पश्चिमी पंचारण, सॉरी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में मिलता है, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में लगभग 917 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 917 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में, नॉर्दर्न पार्ट। मतलब हम लोग पढ़ क्या रहे, पढ़ ये रहे, आर्द्र पर्णपाती वन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आर्द्र पर्णपाती वन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, जो है सोमेश्वर तथा दून श्रेणी क्षेत्र में मिलता है, ये पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। लगभग यहाँ पे उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनों का विस्तार कितना है आपका, जो है 917 स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। यहाँ पे सवाई घास मिलती है, सवाई घास भी मिलती है, सवाई घास, क्या बोलते हैं, सवाई घास बोलते हैं, सवाई घास बोलते हैं, हाँ, सवाई घास, बुक में लिखा था सवाई घास। तो सवाई घास कागज बनाने के लिए होता है, तराई रीजन में मिलता है, समझा, इसमें मिलता है तराई क्षेत्र में। और एक और नाम मिला था, पता नहीं क्या होता है, नरकट क्या होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ था कि सवाई घास से नरकट मिलता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ था कि सवाई घास और नरकट मिलता है। तो नरकट क्या है, पतला बांस, चलिए ठीक है, तो लिख लीजिए सवाई घास से नरकट मिलता है, सवाई घास से नरकट मिलते हैं। इसके अलावा 2-4 पेड़ का नाम लिख लो, साल, शीशम, खैर, साल, शीशम, साल, शीशम, खैर, सेमल, 3 क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सोमेश्वर और दून क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं। लगभग थोड़ा सा क्या है, वनस्पतियां पूछेगा तो बिहार के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सोमेश्वर तथा दून श्रेणी। आ जाओ इसमें, तराई वन तथा उसमें आ जाओ। तो तराई है तो दलदल क्षेत्र होगा, तो दलदल तो घने वन भी मिलेंगे। तो तराई क्षेत्र में ये भी कहाँ मिलता है आपका, पश्चिमी चंपारण में भी है, ये भी लिख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया जिला, अररिया नेपाल के साथ साथ है। तो ये आपके इन जिलों में मिलता है तराई वन तथा घास। तो घास में इसमें भी फिर से सवाई घास फिर से आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, सवाई घास, नरकट भी आ जाएगा, नटखट कर देना, ये हो गया आपका जो है। इसके अलावा शीशम, सेमल, ये सब भी आ जाएंगे। तो सवाई घास जो है तराई क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, ये ध्यान रखना। सवाई घास सबसे ज्यादा कहां मिलती है आपकी, जो है तराई क्षेत्र में। सवाई घास जो तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलती है। मेन देखा जाए कि सवाई घास कहां पर मेन आपका उसका ओरिजिन है, मेन स्थान कौन सा है, तो कौन सा आएगा आपका, तराई क्षेत्र, ये ध्यान में रखना है। सेमल, शीशम, सेमल, और क्या बोल रहे हो, नहीं दिया एरिया छोड़ो, उसको सबसे ज्यादा था उसका लिख लिया, ठीक है। मोथा, मोथा क्या होता है, लिख लो। अब मैं बायोलॉजिस्ट थोड़ी हूँ, मैं तो जोग्राफर हूँ, है ना। तो बायोलॉजी वाला होगा तो अब हम लोग भी सिर्फ घर में बैठ के पढ़ने वाले जोग्राफर है, आर में चेयर भूगोलवेत्ता कहलाते हैं हम लोग। एक होता है फील्ड में घूम घूम के काम करने वाले, तो वो हम लोग नहीं मिलेंगे। हमने तो बस यूपीएससी और उसके लायक पढ़ा हुआ है, फील्ड अध्ययन तो किया नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज है, तो ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ इसमें, दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन, इसमें आ जाओ, दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। तो इसमें आपका जो है ये कहाँ मिलता है, मुंगेर, बांका डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर, लखीसराय, लखीसराय क्या है, लखीसराय, लखीमसराय के लखीसराय, ठीक है। ये हो गया आपका जो है बांका, मुंगेर, लखीसराय में। तो इसमें आपका बांस मिलता है, बांस, साल, जामुन, महुआ, तो थोड़ा सा शुष्क वाले मिलेंगे, बांस, साल, जामुन,
महुआ, और भी है कुसुम, खैर, कुसुम है, खैर है, बहुत, इतना काफी है। तो 4 नाम लिख दो, बहुत है। ये कुछ वन मिलते हैं आपके जो है, तो ये हो गया आपका पहला वाला आर्द्र पर्णपाती वन। ये हो गया आपका जो है आर्द्र पर्णपाती वन। और शुष्क जो मिलेंगे आपके, ठीक है, शुष्क वाले में आते हैं। तो शुष्क वहां पे मिलेंगे जहां पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ये मुख्य रूप से आपका दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलते हैं, जहां पे वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और इनमें फिर से वही आंवला, बेर, कुछ बबूल भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बबूल तो मत लिखो। शुष्क वाले पलास, ये सब पेड़ पौधे मिलेंगे यहाँ पे शुष्क में। तो शुष्क 15% बस है, बाकी 85% आपके जो है आर्द्र मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा जान जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बिहार की वनस्पति प्रकार में समझ गए, इतनी चीजों को लिख देना है। इसके अलावा थोड़ा सा बिहार की वन नीति देख लेते हैं। बिहार की वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी, कभी मेंस में पूछ दे तो, है ना, मेंस में हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन आता है, तो बिहार की वन नीति वगैरह पूछ सकता है। 2 4 5 पॉइंट इसमें देख लेंगे। तो पहली बात तो भारत की वन नीति। तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली बार वन नीति आई थी 1894 में। भारत की प्रथम वन नीति कब आई थी आपके जो है 1894 में। भारत में पहली बार वन नीति बनाई गई 1894 में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आपका जो है 1952 में, स्वतंत्रता के पश्चात आपका जो है 1952 में स्वतंत्रता के पश्चात वन नीति आई। तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम वन नीति बात करेंगे तो कौन सा हो गया आपका 1952। फिर उसमें 1988 में संशोधन किया गया, और इसी में संशोधन करके जो नई नीति बनाई गई आज तक चल रही है। संशोधन करके जो नीति बनाई गई आज तक चल रही है। तो भारत में जो वन नीति चल रही है, कौन सी वाली चल रही है 1988 वाली। तो उसी के आधार पर बिहार में भी क्या बनाई गई, वन नीति बनाई गई। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें भी क्या करती है, अपने वन नीतियों का निर्धारण करती है। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा चेहरा देख रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस एकदम ऐसे है जैसे कि ना यस, नहा 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 ना ना, इस कारण से घबरा जाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो वन नीति 1988 में बनी थी, उसी के आधार पर बिहार की वन नीति भी क्या की गई, डिक्लेयर की गई, घोषणा की गई। तो भारत की वन नीति में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 33% क्या करना है आपका जो है वन क्षेत्र में परिवर्तन करना है ना। जो भी वन नीति हमारी थी उसमें लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य या उद्देश्य क्या रखा गया आपका जो है कि पूरे 33% क्षेत्र पे वनों का क्या होना चाहिए, आवरण होना चाहिए। अभी तक प्राप्त नहीं किया हम लोग, 25% के आसपास चल रहा है। और इसमें भी जो है 33% में भी पर्वतीय क्षेत्रों में कितना, पर्वतीय क्षेत्रों में 60% होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, और मैदानी क्षेत्रों में 20%। यार 15 वाला कौन है, मैदानी क्षेत्रों में 20%। तो बिहार से मैदान में पड़ता है, तो 20% बिहार सरकार ने नहीं रखा है, 33% ही रखा है। तो आगे आएंगे बिहार के वाले में। तो भारत के बताया मैंने कि भारत की वन नीति कब आई और भारत की वन नीति का लक्ष्य क्या रहा है, तो आपको समझ में आ गया। भारत की वन नीति का लक्ष्य है कि 33% क्षेत्र पे वन क्षेत्र में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, वन क्षेत्र आच्छादित होना चाहिए पूरे भारत का। और उसमें भी पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा होना चाहिए 60% तक, और मैदानी क्षेत्रों में आपका 20% से काम चल जाएगा। तो आपके बिहार में कितना परसेंट है अभी, हाँ 7 पॉइंट, इतना कम है, बहुत कम है। इतने लोग बसे हुए तो जंगल तो कम हो जाएंगे। इसमें तो हम लोग उस समय क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, बात की जो वन रिपोर्ट आती है उसमें क्लासिफिकेशन किया गया था। वन नीति में वन और वृक्ष ये क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। जो भी वर्तमान में हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है, देहरादून में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, तो हर 2 साल में नई वन रिपोर्ट जारी करता है। तो उसमें वन अलग वृक्ष अलग और वन वृक्ष एक साथ करके रिपोर्ट जारी करता है। तो वो ये वाला तो दोनों एक साथ ही है, वन और वृक्ष दोनों। हाँ तो रिपोर्ट तो वैसी आएगी ना। तो रिपोर्ट अलग हो गई, वन नीति अलग हो गई। वन नीति का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, रिपोर्ट का मतलब है कि वास्तव में है क्या, कितना वन बढ़ रहा है घट रहा है, वो तो हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। और नीति का मतलब हो गया लक्ष्य। तो यहाँ पे वन और वृक्ष एक साथ लेकर के चल रहे हैं, राइट। तो अब आते बिहार की वन नीति क्या है। अब आ जाओ बिहार की वन नीति। तो बिहार की वन नीति के बारे में, इसका उद्देश्य भी क्या है, बिहार की वन नीति का उद्देश्य भी क्या है, इसका उद्देश्य भी है पूरे बिहार के 33% भाग पर वन आवरण करना। बिहार की वन नीति का उद्देश्य क्या है आपका, 33% भाग पर वन आवरण करना, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें पुनर्वास एवं संरक्षण, इसमें पुनर्वास एवं संरक्षण को महत्व दिया गया है, जिसके तहत इसमें पुनर्वास एवं संरक्षण को महत्व दिया गया है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। पहला, उजड़े वनों का पुनर्वास, उजड़े वनों के पुनर्वास के अंतर्गत, उजड़े वनों के पुनर्वास के अंतर्गत वे क्षेत्र जहां, ये वाला बंद कर दो ना, बहुत आवाज नहीं कर रहे, भर भर ऐसा लग रहा है कि
हाँ ये ठीक है, बाकी ठीक है। ये वाला कुछ ज्यादा आवाज कर रहा था। ठीक है, वो वाला चला दो उधर वाला। ये लग रहा है कि सर पे कोई घर घर कर ड्रिल कर रहा हो। ठीक है, उधर दो चला दो उधर वाले। हाँ ठीक है, क्या ना कि सर पे लग रहा है कि कोई ड्रिल कर रहा है, डर 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 डर। तो उसमें क्या क्षमता कम हो जाती है, सर भारी, सबसे सर देने लगता है। चलिए, जिसके अंतर्गत वे क्षेत्र, जिसके अंतर्गत वे क्षेत्र जहां जिसके अंतर्गत वे क्षेत्र जहां वृक्ष का आवरण, जहां वृक्ष का आवरण 40% से कम हो, वृक्ष का आवरण 40% से कम हो, वहां वहां वृक्षारोपण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहां वृक्षारोपण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, निजी निजी एवं सामाजिक वानिकी के तहत, निजी एवं सामाजिक वानिकी के तहत वन क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए, वन क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए सामुदायिक, वन क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए सामुदायिक एवं निजी भागीदारी के प्रयोगों को, निजी भागीदारी के प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक वानिकी क्या होती है? सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। क्या होता है बताओ? हाँ, समाज के, ठीक है। ये भारत में प्रोग्राम चलाया गया था 1976 के आसपास, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। भारत में जो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया गया था 1976 के आसपास। इस कार्यक्रम में समाज के द्वारा वानिकी, मतलब समाज के द्वारा वानिकी मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया। समाज के द्वारा वृक्षारोपण, समाज के द्वारा वृक्षारोपण का मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी, पौधे उपलब्ध कराती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोगों को जो है उसको रेल लाइन के किनारे, कहां कहां पे करते थे आपके, जो सड़कों के किनारे, नहरों, रेल लाइन, पंचायत भूमि है ना, और कुछ खाली भूमि है, खाली ओपन बंजर भूमि वगैरह है। हाँ, तो इन सब पे जो है वृक्षारोपण का कार्य किया जाता था, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, इनके द्वारा क्या किया जाता, समाज के द्वारा। तो समाज इतना शरीफ तो नहीं हमारा कि बिना किसी लालच के तुम्हारा वृक्ष लगाने लग जाए। तो वृक्ष लगाना तो वृक्ष काटना पहले पसंद करता है। तो ये कार्यक्रम सफल नहीं रहा था, कई कारणों से, भ्रष्टाचार वगैरह भी रहा था इसका पीछे कारण। अब पौधों के लिए पैसा आता तुम लोग के पास, एसडीएम डीएसपी के पास, पौधों के लिए किसके पास आएगा, बीडीओ के पास आता था। बीडीओ, तो बीडीओ लोग कितने ईमानदार होते जानते हैं आप लोग? हैं, ईमानदार होते हैं? ठीक है, तो हमारी क्या है, जनता बेवकूफ है, इस कारण से लोग करप्शन कर लेते हैं। अदरवाइज जनता एकजुट हो जाए ना, तो किसी अधिकारी की औकात नहीं है कि करप्शन कर सके। लेकिन हम अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, हमारे समाज ने करप्शन को स्वीकार कर लिया है, करप्शन को सामाजिक मान्यता मिल गई है। इस कारण से भारत से करप्शन खत्म होने इतना आसान है ना। हम लोग जानते हैं कि सामने वाला अधिकारी करप्शन करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है, तो भी हम कुछ नहीं करते। जबकि एक जागरूक होने के नाते 10 15 50 लोग मिल करके उसके खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दो, आरटीआई में रिपोर्ट डाल दो, 2 मिनट में चट्टा निकल कर आएगा। क्या क्या हो गया, जोर से बोलो ना, क्या हो जाएगा? हम मतलब हमारा सिविल सोसाइटी जागरूक नहीं है ना, हमें क्या करके चलते हैं, जिसके ऊपर गुजरती है वही क्या करता है आपके जो है, बाकी दूसरा चुपचाप देखते रहता है। जब उसकी खुद की बारी आती है समझ में आता है कि कितनी बड़ी समस्या है। तो इस कारण से एनीवे इतना आसान नहीं है। चाणक्य ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का नेचर ही स्वार्थी है। ठीक है, तो इस कारण से भ्रष्टाचार कभी खत्म, कम जरूर होगा, अंधाधुंध नहीं, बहुत कुछ कम हो गया। जैसे डिजिटल होने के कारण से बहुत सारा करप्शन कम हो गया है ना, हमारे यहाँ तो बहुत कम हो गया। पहले पटवारी तहसीलदार बहुत सारा करप्शन करता, बहुत सारा कम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने तो दिल्ली टाइप को भी कर दिया, घर कुछ सेवा कर दिया आपके जो आप फोन कीजिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना के चाहिए तो घर आकर के लेके जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और बना के देगा, कर दिया। लेकिन अभी उतना इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोग्राम बना दिया है। तो इन फ्यूचर आपका क्या हो सकता है, आपके जो है इस तरीके से प्रोग्राम जब आएंगे तो करप्शन धीरे धीरे कम होगा। 100% 0% तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएगा। पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है आज के डेट में। आप लोग भी जागरूक बनोगे, तुम लोग सोच रहे हो जागरूक क्यों बना रहे, मुझे भी जाके तो वही करना है, नहीं करना है। ठीक है, ईमानदारी से काम करना चाहिए आदमी को, और ईमानदारी का पैसा ही फलता है। मतलब हमको पता नहीं चलता है, जैसे अब जितने भी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ गलत काम हो, सब बड़े बड़े लोग ही होते हैं, बड़ी बीमारियां बड़े लोग ही होती है। क्यों? क्योंकि नंबर तो इधर उधर की कमाई से अपने जीवन चलाते हैं। हम लोग को, जैसे मेरे पापा भी 75-80 साल है, पापा की उम्र 75 साल चल रही होगी, उनको कोई छोटी सी बीमारी तक नहीं है। क्यों नहीं है? टीचर थे, प्राइमरी टीचर से रिटायर्ड है, तो उन्होंने मुझे जहां तक याद है 1 रुपए भी किसी का फालतू न तो लिया है, दिया भले होगा, जहां पे जरूरत है किसी गरीब आते तो गांव में रहते तो 50-100 दे देते, लेकिन 1 रुपए किसी का फालतू लिया नहीं है। तो उसका फायदा क्या मिला उनको कि आज तक उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ना ही मेरी मम्मी के शरीर में कोई बीमारी है। 65 साल की उम्र, 75 मम्मी भी होगी, मेरे 70 के आसपास होगी, आज भी पूरा काम किचन अकेले संभाल करके काम करती है। पापा 75 साल के हो गए, मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ी कोई बीमारी है, डायबिटीज है ना कोई शुगर है, कुछ भी नहीं बीमारी। दूसरा, तीनों हम लोग 3 4 भाई बहन है, तो हम लोग मान के चलो सभी ठीक ठाक जगह पे सेटल्ड है, मतलब कोई ऐसा चारों भाई बहन ऐसा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है कि आज तक हम कभी लड़े हो किसी कारण से। तो ये उनकी कमाई है, तो ये कहां से आया उनके पास? जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि भाई जो उनके कर्मों का फल ही मिलता है आदमी को। यदि आप अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें भी आसपास की क्या होंगी, अच्छी होंगी। अगर फिर होता है किसी एक्सीडेंट हो गया तो कभी किसी का बड़ी बीमारी लग गई, पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन फिर बड़ी बीमारी हो जाती कोई, तो ये सब कहीं ना कहीं कहां से आता है? तो इसके पीछे का जो साइंस है, मेरा जो साइंस अभी तक यही कहता है कि आप यदि नंबर लोग की कमाई करते हैं, किसी की जबरदस्ती बदुआएं लेके कमाई करते हैं, ठीक है, बड़े पोस्ट पर है, आपके ठेकेदार वगैरह से आ जाता है, कोई सुनी है, लेकिन गरीबों का शोषण करते हैं तो वो फलता नहीं है। हाँ, आप खुद ईमानदार रह सकते, दूसरे का ठेका नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ना चाहे तो नहीं ले सकते। मैं भी अब नहीं लूंगा, तुमको जो करना है करो,
प्रॉब्लम तब जाती है कि खुद ना करो, दूसरों को भी खाने ना दो, तब फिर आपको असौख्यम का टाइप झेलना पड़ता है। लेकिन खुद खुद ईमानदार रह सकते हैं आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, दूसरों को रोकेंगे तो समस्या आएंगे आपके पास, तो ये चीज है। तो हमें अपने कोई करना ईमानदार, हर व्यक्ति सोचे कि मुझे ईमानदार रहना है तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, दूसरों को नहीं सुधारना है आपको, खुद अपने आप को सुधारना है। चलिए एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है, ये जो चलाया गया था भारत में सफल नहीं रहा है। और इस सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, इसको हम लोग कहते हैं 5F। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, इसको 5F से बताते हैं। 5F का मतलब समझ गए? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, इसमें फ्यूल, फ्यूल का मतलब समझ गया क्या होगा? जंगल लगाओगे तो क्या होगा? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य बता रहा हूं। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के 5 उद्देश्य थे, जिसको हम लोग 5F कहते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन, फाइबर मतलब रेशा, क्या होता है बताऊंगा। फॉडर मतलब, फॉडर मतलब चारा। अब मैं बिहार में भाई कोई लालू यादव का फैन बैठा होगा मेरे को, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी, ठीक है। अब क्या पता कोई लालू यादव का फैन बैठा होगा आप लोग जो है। और एक है आपका जो है फ्यूल, फाइबर, फूड, फॉडर, और एक क्या बच गया आपका? फर्टिलाइजर, उर्वरक। समझ गए इसका मतलब? ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी क्या है, कभी कहीं पे वर्ड्स आ सकता है जीएस वगैरह में। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम था जो 1976 में चलाया गया भारत में। उसके अंतर्गत क्या करते थे कि समाज के द्वारा जितने भी नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, सब क्या लगाना था? पेड़ लगाना था। उसका उद्देश्य क्या था? तो ये 5 चीजों की आपूर्ति करना। ये बेसिक आपूर्ति है कि नहीं है? स्थानीय रूप से जो है स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करना। फ्यूल का मतलब लकड़ी जलाते हो, आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसका ईंधन का यूज करते हैं? लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। तो ईंधन हो गया आपका जो है। तो रेशा का मतलब यहाँ पर है इमारती लकड़ी से, घर वर बनाने के लिए लकड़ी काम आती नहीं आती है। जंगल लगाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे तो खाने पीने का सामान भी कुछ मिलेगा, और चारा तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको लालू जी खा गए। और आपका जो है फर्टिलाइजर, पेड़ पौधे की पत्तियां गिरेंगी तो सॉइल क्या होती है आपकी जो है उर्वर होती है। तो इस तरीके से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो चलाया गया था भारत में, तो यहाँ पर भी आपके बिहार में उसी को क्या किया गया? लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं रहा। और सफल क्यों नहीं रहा उसके पीछे का कारण वही है, एक तो करप्शन है, और दूसरा रहा है आपका जो है समाज के द्वारा, हाँ मतलब जागरूकता का अभाव, और समाज को मोटिवेशन नहीं था कि भैया हम पेड़ लगाएंगे तो क्या मिलेगा। फिर लगा भी दिए और लगा के फिर सूख गया, आपका जो देखभाल नहीं किया कोई, है ना। तो वही होता था कि पेड़ लगा दिए, एक बार फंड निकाल दिए, फंड चला गया अधिकारियों के जेब में, उसके बाद पेड़ सूख गया। ये होता है आपका जो है। चलिए ये हो गया, लास्ट एक दो पॉइंट लिखिए फिर खत्म करते हैं इसको। लिखिए नेक्स्ट, वानिकी विकास योजना के तहत, नेक्स्ट पॉइंट, वानिकी विकास योजना के तहत, वानिकी विकास योजना के तहत उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर, उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, प्रति भूमि के, प्रति भूमि के, प्रति भूमि के 1/3 भाग पर, प्रति भूमि के 1/3 भाग पर विकास किया जाना, ताकि विकास की जगह वृक्षारोपण लिखना। प्रति भूमि के 1/3 भाग पर वृक्षारोपण किया जाना, वृक्षारोपण किया जाना, ताकि 30,342 वर्ग किलोमीटर, 30,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 30,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन स्थापित हो सके, वन स्थापित हो सके। वाह कितना साइलेंट लग रहा है। तो ये हो गया आपका जो है बिहार की वन नीति। तो बिहार की वन नीति इतना याद रखना है। तो मेरे ख्याल से यदि बिहार के वनस्पति से क्वेश्चन बनाएगा तो वही बिहार में वनस्पतियों का वितरण पूछेगा, और तीसरा पूछेगा आपका जो है, और दूसरा पूछेगा तो वन नीति वगैरह जोड़ करके पूछ सकता है। तो ये मैंने थोड़ा सा करा दिया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है वनस्पति वाला चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। अब बच जाता है मृदा। हाँ क्या? अब मेंस देखो, मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सिलेबस में ओपन है नहीं, आपका सिर्फ लिख दिया बिहार और भारत और बिहार का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक भूगोल लिख दिया। तो भौतिक में वनस्पति के बारे में भौतिक चीज आ जाती तो पूछेगा, नहीं पूछेगा, अभी तक पूछा ही नहीं है। जब तक सिलेबस से चेंज हुआ है तब से सिर्फ औद्योगिक विकास से क्वेश्चन आया हुआ है, एक खनिज नीति से क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में आर्थिक, अर्थव्यवस्था, मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के साथ में ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक, वो आपका कहां से पूछा हुआ है? उद्योग और खनिज से ही पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर से भी शायद अभी तक नहीं पूछा है ना, पूछा है। तो दोनों को जोड़ के ज्यादा पूछा हुआ है, तो आने भी संभावना वही होगी। लेकिन सिलेबस में जो लिखा है भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, और कल के दिन में नहीं आएगा तो हमारा जिम्मेदारी बनती है कि पढ़वा दे। तो हमने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन संभावना रहेगी यहाँ से भी आने की। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो पूरा है अभी, क्योंकि सिलेबस में लिखा है अर्थव्यवस्था भूगोल एक साथ दिया हुआ है, इसलिए अर्थव्यवस्था भूगोल के जो मिले जुले टॉपिक है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कृषि से, खनिज से और उद्योग से। तो ये 3 क्षेत्रों से ज्यादा पूछ रहा है, क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मृदाएं। कितने बजे तक क्लास है आज मेरी? 3:15 तक, 3:15, 3:30, सिर्फ 3 बजे तक। तो मृदाएं स्टार्ट करें कि ब्रेक चाहिए? मृदाओं के बारे में है तो ठीक ठाक, ठीक है 2 पेज, तो ब्रेक ले ले, उसके बाद फिर मृदा पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका जो है
चलिए स्टार्ट करें। चलिए गेट बंद कर दो भाई। तो मृदा की परिभाषा वगैरह तो वही रहेगी। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक यदि पूछा जाए तो क्या आएंगे? मृदा को या मृदा निर्माण को, तो भारत या बिहार जो भी होगा, तो भारत या भारत हो चाहे बिहार के मृदाओं को प्रभावित करने वाले कारक यदि पूछा जाए तो कौन कौन से आएंगे? क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे भारत और बिहार की मृदा का मतलब है भारत और मृदा, भारत कहीं भी विश्व की कहीं भी मृदा हो, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी क्षेत्र के मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक से मतलब है। हाँ, तो कहीं के भी हो, भारत हो चाहे बिहार हो चाहे विश्व हो, पहला आता है आपका सेल संरचना। पहला फैक्टर कौन सा आपका जो है? चट्टानों की संरचना का प्रभाव पड़ता है कि चट्टानें जैसी होंगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या होगा आपका जो है मृदा का निर्माण होगा। जैसे हमने देखा था कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बनती है ना, काली मृदा बनती है। बेसाल्ट चट्टानों के अक्षय पड़ने से क्या बनती है आपकी जो है काली मिट्टी बनती है। उसी प्रकार आग्नेय कांतिक चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बताया था मैंने? लाल पीली मृदा, है ना, लाल पीली मृदा। तो लाल पीली किससे बनती है आपके जो है? खास करके ग्रेनाइट नीस जैसे चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। तो संरचना का प्रभाव पड़ता है, पहला तो हो गया। तो बिहार की मृदा पर भी कौन सा कारक प्रभावित करता है आपका? सेल संरचना का प्रभाव देखा जाएगा। दूसरा जो मेन फैक्टर है वह है जलवायु। जलवायु का प्रभाव पड़ता है किसी भी क्षेत्र की मृदा के निर्माण पे, इसका प्रभाव पड़ता है आपका जो है क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट के अनुसार भी हमने देखा था अलग अलग जलवायु, जैसे लेटराइट मृदा बनती है आर्द्र जलवायु में, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा बनती है बलुई मृदा। तो ये जलवायु के प्रभाव से लेटराइट मृदा, बलुई मृदा याद आ रहा है ना, कल पढ़े थे। इन सब का निर्माण होता है जलवायु के प्रभाव से। तीसरा कारक है आपका उच्चावच, रिलीफ। तो डेफिनेटली पर्वतीय क्षेत्र की मृदा अलग होती है, पर्वतीय मृदा की विशेषताएं अलग होती है। मैदानी क्षेत्र में निर्मित मृदाओं की विशेषताएं क्या होती है आपकी जो है अलग होती है। तो किसका प्रभाव पड़ता है आपके जो है? उच्चावच का प्रभाव भी पड़ता है। उच्चावच मतलब पर्वत पठार मैदान के आधार पर भी मृदा की विशेषताएं क्या होती है आपकी चेंज होती है। आगे समझ में नहीं आया? और चौथा कारक है जैविक पदार्थ, जीव जंतु वनस्पति। जैविक पदार्थों का प्रभाव पड़ता है कि जीव जंतु वनस्पतियां ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है तो ह्यूमस ज्यादा होगा, कम है तो ह्यूमस क्या होगा आपका? कम होगा। तो नहीं, जैविक पदार्थ मतलब मृदा में जो जैविक पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा किससे निर्धारित होगी? तो उसको कहते हैं जैविक पदार्थों की मात्रा आएगा। तो जैविक पदार्थ ही आएंगे, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। मतलब ये कि जीव जंतु वनस्पतियों के सड़े गले पदार्थ, ह्यूमस। इसका मतलब यहाँ पर किससे आपका जो है जैविक पदार्थ का मतलब ह्यूमस से है। तो ह्यूमस की मात्रा कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होती है, तो वह जैविक पदार्थों पर डिपेंड करेगा। वहां पे जीव जंतु वनस्पतियां ज्यादा होंगी तो ह्यूमस क्या होगा? ज्यादा होगा, नहीं होगी तो कम होगा आपके जो। और पांचवा कारक है जिसके प्रभाव से कोई नहीं बचता जिंदगी में, जीवन में, वह है समय। पांचवा फैक्टर कौन सा हो गया? तो समय के प्रभाव से कोई भी नहीं बचता है। समय सबका बदला लेता है चुका चुन चुन के। जब तुम समय को बर्बाद करोगे तो बाद में समय तुम्हें बाद में चुन चुन के बर्बाद करेगा। समझ रहे हैं? तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र तुम लोग की, इस पढ़ने लिखने की उम्र में यदि मेहनत नहीं करोगे, समय बर्बाद करोगे, तो बाद में समय जो है जिंदगी में बदला लेगा आपसे जो तुम अभी समय बर्बाद करो उसका। इसलिए इस समय का उपयोग अच्छे से कर लोगे तो बाद में जो है जीवन में समय भी आपके साथ चलेगा। तो समय फिर बोलेंगे समय मेरे साथ नहीं है, बोलोगे नहीं तो समय को अपने साथ बनाना चाहते हो तो समय का सदुपयोग होते रहना चाहिए, फालतू बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो ये पांच कारक है। तो समय का प्रभाव कैसे पड़ता है कि डेफिनेटली कोई नवीन मृदा है या पुरानी है, तो नई बनी हुई तो उसकी विशेषताएं अलग होंगी, और पुरानी मृदा उसकी विशेषताएं क्या होंगी आपकी? अलग होंगी। किसी भी मृदा को बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं। किसी भी क्षेत्र की मृदा को बनने में क्या होता है आपका जो है हजारों करोड़ों साल लगते हैं। इस तरीके से मृदा के निर्माण में समय भी क्या होता है? महत्वपूर्ण कारक होता है। हाँ, वेदरिंग तक प्रक्रिया हो गई, फैक्टर प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं हुआ ना, वो एक प्रक्रिया हो गई आपकी जो प्रोसेस है। तो चट्टानों के टूटने में जो प्रोसेस होती है वो वेदरिंग प्रोसेस है। ये चीज है। तो कभी तो ये इसलिए बताया मैंने कि कभी क्वेश्चन आ जाए कहीं पर कि भारत या बिहार की मृदा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये पांच कारक है। एग्जांपल के तौर पे जब सेल संरचना का प्रभाव बताना हो तो बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, ये सेल संरचना का प्रभाव दिखाई देगा। जलवायु का प्रभाव किसमें दिखाई देता है? लेटराइट, बलुई मृदा में दिखाई देता है। उच्चावच में मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा बनती है, निक्षेप से बनती है। और ये पर्वतीय भाग में पर्वतीय मृदा से बनती है आपकी जो ढाल अधिक होने के कारण से, तो उच्चावच का प्रभाव दिखाई देगा। और जैविक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा, तो डेफिनेटली जहां पे पेड़ पौधे जंतु ज्यादा होते हैं उनमें ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो नवीन मृदा है उसका विकास कम हुआ रहेगा, और जो पुरानी मृदा है उसका विकास अधिक हुआ रहेगा। जैसे आपका बांगर और खादर, तो बांगर की विशेषता अलग मिलती है, खादर की क्या मिलती है? अलग मिलती है। खादर उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है आपके जो। इस तरह के समय का प्रभाव भी पड़ता है। ये पांच फैक्टर याद रख लेने हैं। तो बिहार की मृदा पर भी जो है, भारत की मृदा पर देखा जाए तो संरचना का प्रभाव ज्यादा है। इन सभी कारकों में देखें तो भारत की मृदा पर ज्यादा प्रभाव किसका मिलेगा? संरचना का मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जो मृदाएं भारत में है बस संरचना के आधार पर बनी हुई है। उसके बाद सेकंड प्रभाव किसका आपका जो है? जलवायु का। लेकिन आपके बिहार की मृदाओं पर जलवायु का प्रभाव ज्यादा दिखता है। तो बिहार की मृदाएं, तो बिहार राज्य की मृदाओं पर जलवायु का प्रभाव अधिक है। जलवायु का प्रभाव क्या मिलता है आपके जो है? अधिक है। जलवायु और उच्चावच कह सकते हो, समतल क्षेत्र है तो नीचेपन ज्यादा हुआ है, तो जलवायु उच्चावच का प्रभाव अधिक मिलेगा आपके जो है। तो जलवायु में तापमान, आर्द्रता ये सब आ जाएंगे। तो बिहार की मृदाओं को जो है उसका वर्गीकरण या बिहार की मृदाओं का प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना है देखते हैं आपका जो है। तो बिहार की मृदाओं के संदर्भ में वर्गीकरण, एक वर्गीकरण है आपका निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, एक है आपका जो है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बिहार की मृदाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है।
निर्माण प्रक्रिया के आधार पर एक अवशिष्ट मृदा है और दूसरा आपका जो है जलोढ़ मृदा है। और बाकी जो है आपके बिहार के जलवायु विभाग, कृषि अनुसंधान विभाग ने डिवाइड किया हुआ है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा जो है डिवाइड किया गया है। के द्वारा किस आधार पर डिवाइड किया गया? भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर। तो के आधार पर जो है आपके 3 मृदाओं के प्रकार मिलेंगे। के आधार पर 3 मृदा के प्रकार बनाए गए हैं। पहला है आपका गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा के ऊपरी मैदान की मृदा। दूसरा है आपका गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा, और तीसरा है आपका जो है दक्षिणी पठार की मृदा। इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे बिहार की मृदाओं को। तो क्वेश्चन बिहार की मृदा पे आ गया तो पहले तो ये बता देना, फ्लो चार्ट बना देना है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फिर क्या कर लेना, आपको जो है विस्तृत वर्णन डिटेल लिख देना है। तो यहाँ पे अवशिष्ट मृदा का मतलब, अवशिष्ट मृदा का मतलब क्या हुआ? अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? अवशेष। तो अवशिष्ट मृदा कहाँ पे मिले? जहाँ पे कोई नया निक्षेप नहीं हो रहा है, पुरानी मृदाएं क्या होंगी आपकी? बची हुई रहेंगी। तो उसके लिए अवशिष्ट मृदा जो है स्थानीय चट्टान, लिख लीजिए एक लाइन, अवशिष्ट मृदा में एक लाइन लिख लीजिए। अवशिष्ट स्थानीय चट्टानों के, स्थानीय चट्टानों के, स्थानीय चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से निर्मित, स्थानीय चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से निर्मित, स्थानीय चट्टानों के अपक्षय अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन से निर्मित। क्लियर? तो जहां जहां कुछ लोकल मृदा मिलेगी, अवशिष्ट मृदा लोकल रूप में मिलती है अलग अलग क्षेत्रों में, इनमें पढ़ेंगे उसमें कहीं आ जाएगा। और जलोढ़ आप लोग जानते ही है कि जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा मलबा बहा करके लाया जाता है और निक्षेपण होता है, उससे निर्मित मृदा क्या कहलाएगी आपकी? जो है जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो ये तो हो गया सिंपल आपका निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, कैसे निर्माण होता है उसके आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा जो है आपके बिहार सरकार ने कुछ आधारों पर डिवाइड किया हुआ है कि आपका जो भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक, भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर। तो पूरे बिहार की मृदा को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला उत्तरी भाग, दूसरा गंगा का दक्षिणी भाग और दक्षिणी पठार। तो 1 बाय 1 देखेंगे। तो इसमें आ जाओ सबसे पहले तो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदाएं, गंगा के उत्तरी मैदान की मृदाएं। वो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदाओं में लिखना है आपका जो है, तो डेफिनेटली गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा है, तो इसमें किस प्रकार की मृदा मिलेगी? जलोढ़ मिलेगी। तो पहला वही लिख लीजिए आपका जो मुख्यतः जलोढ़ मृदा, मुख्यतः लिख लीजिए मुख्यतः जलोढ़ मृदा, मुख्यतः जलोढ़ मृदा, मुख्यतः जलोढ़ मृदा जो जो कोसी, जो कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक एवं घाघरा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा, एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी है, सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी है। दूसरा पॉइंट, हिमालय की चट्टानों के, हिमालय की चट्टानों की संरचना का प्रभाव, हिमालय की चट्टानों की संरचना का प्रभाव जिस कारण पोटास, चूना पत्थर, पोटास, चूना पत्थर, पोटास, चूना पत्थर आदि की अधिकता पाई जाती है। इसे पुनः 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसे पुनः इसके 4 वर्ग बनाए गए। इसके जो है फिर से 4 वर्ग है। एक है आपका अवशिष्ट, दूसरा है आपका तराई, तीसरा है आपका नवनिर्मित जलोढ़ या नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, और चौथा है आपका दोमट मिट्टी। इसको फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अवशिष्ट का मतलब बताइए अभी जो है, तो अवशिष्ट मिट्टी कहां पे मिलती है? लिख लीजिए नॉर्थ वेस्ट बिहार में, उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पश्चिम बिहार, राइट, वही बस वेस्ट चंपारण वाला आ जाएगा। उत्तर पश्चिम बिहार के पहाड़ी भागों में, उत्तर पश्चिम बिहार के पहाड़ी भागों में
तो पहाड़ी भाग है तो यहाँ पे काप क्या होता है, काप मिलता है, काप प्लस जैविक पदार्थ अधिक मिलते हैं। काप मतलब भाई मलबा अवसाद, इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, कह सकते हो काप मतलब जलोढ़, जलोढ़ प्लस जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। इसको बंद कर दो यार भाई, एक बार कस कर दो इसको बंद करने का, बहुत ज्यादा सर दर्द लग गया। कहने की आदत छूट गई है ना सभी गर्मी में पढ़ाने बनाने की, ठीक है। हाँ मतलब जनरली अब जब से पढ़ा रहे तब से तो एसी में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा अभी आदत गर्मी में बन नहीं पा रही है। अभी तक मौसम कल तक ठीक था, मौसम तो पता नहीं चला था थोड़ा सा। चल दूसरा लिखिए, ठीक है शरीर ढलते रहना चाहिए, मेरा मतलब उसका ये नहीं है, मैं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता हूँ, एकदम टाइम लगेगा, ठीक है उसका कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका जो धान और गन्ने की कृषि के लिए, धान एवं गन्ने की कृषि और इसमें इस क्षेत्रों में धान और गन्ने की कृषि का यूज किया जाता है, धान तथा गन्ना। क्या चीज उत्तर पश्चिम बिहार में पहाड़ी भागों में मिलता है, कांप प्लस जैविक पदार्थ साथ साथ, कांप मतलब जलोढ़, कांप मृदा का मतलब, कांप का मतलब होता है मलबा, मलबा अवसाद, जो नदियां लाती ना उसी को जलोढ़ बोलते हैं, उसी को कांप बोलते हैं, या उसी को मलबा या अवसाद बोलते हैं, उसी को काप मिट्टी भी बोलते हैं। काप मतलब मलबे के जमाव से निर्मित मिट्टी, जिसको हम जलोढ़ कहते हैं वैसे, लेकिन आप लोग की बुक में काप लिखा है तो मैं सोचा कि वर्ड से परिचित होंगे इसलिए मैंने ले लिया था। समझ में आया? काप कापना नहीं है वाला। ये हो गया आपका अवशिष्ट। तराई में आ जाओ, तो तराई में आपका जो है ये बिहार नेपाल सीमा के साथ साथ लिख लीजिए, बिहार नेपाल सीमा के साथ साथ, बिहार नेपाल सीमा के साथ साथ किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण, बिहार नेपाल सीमा के साथ साथ किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण जिले तक 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, पश्चिमी चंपारण जिले तक 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मिलता है। किशनगंज में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। किशनगंज में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। तो ये हो गया आपका तराई। तो तराई की विशेषताएं क्या होंगी, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में। तराई में इसमें नमी तथा जैविक पदार्थों की दिखता है, नमी तराई इसी में लिखना है। अभी तराई क्षेत्र समझ जाएंगे, कॉमन सेंस तो लगा ही लोगे वैसे, तो इसमें लिखिए नमी, लेकिन कॉमन सेंस इज ऑलवेज अनकॉमन। इसमें नमी तथा जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, नमी तथा जैविक पदार्थों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इसमें धान की दो किस्में कौन कौन सी आपका जो है, एक है भदई और एक है अगहनी, जानते हो क्या? कौन सा खादर में होता है, कौन सा भांगर में होता है? अच्छा भादों में होता है उसको भदई, और अगहनी बोलते हैं हम लोग। हाँ ठीक, भारत में 3 होता है, अमन, ओस और अगहनी। अमन और अगहनी एक साथ होता है, ओस और एक बोरा कुछ होता है, 3 भाग होते हैं भारत के संदर्भ में। मतलब जहाँ पे तीनों फसलें ली जाती है उसको कहते हैं, एक अमन अगहनी कहते हैं, एक आपका ओस कहते हैं, और एक बोरा या बोरो कहते हैं आपके जो। तो यहाँ पे जो है तराई क्षेत्र में धान की दो फसलें ली जाती है, एक भादों में ली जाती है उसको भदई, और दूसरा जो है आपका जो है अगहनी ली जाती है, तो ये ध्यान रख लेना। और बाकी जो है कम उपजाऊ क्षेत्र में, जरूरत तो नहीं है वैसे, इसी के कम उपजाऊ क्षेत्र में जहां पर थोड़ा सा कम उपजाऊ है, तो उन क्षेत्रों में जो है, कम उपजाऊ क्षेत्रों में कुल्थी क्या होता है, समरकंद, शकरकंद। इसके अलावा है अरहर की दाल, कुल्थी भी दाल होती है। गरुआ क्या होता है, मरुआ, ठीक है। हमने एक घसीट के लिखा है तो ग और म एक समान हो गया है ना। पढ़ते जल्दी नोट्स बनाते हैं ना, फटाफट लिखते रहते हैं, उसमें ग और म एक साथ मिल गया है, तो इसलिए गरुआ और मरुआ। तो कुछ नया, अब नया नाम है तो अंदाज लगाएगा आदमी। चलिए मरुआ क्या होता है, मरुआ मोटा अनाज। चलिए ये हो गया आपका तराई के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ नवीन जलोढ़, तो नवीन जलोढ़ तो जानते ही वैसे आप लोग। इसमें डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहे तो लिख लो सारण, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है लिख लो, बस याद आ जाए तो लिख लो। सारण है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर के बाद मधुबनी, शिवघर लिख लो, ठीक है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मधेपुरा तो लालू जी का है ना, ठीक है। चलिए देखो अभी भी रिस्पेक्ट निकलता है लालू जी, ठीक है। चलिए अब रिस्पेक्ट करने लायक है कि नहीं तो नहीं पता, लेकिन निकल जाता है बड़े से। चलिए नवीन जलोढ़, इसमें आपका जो धान जूट वगैरह खेती की जाती है, इसमें धान जूट वगैरह जो है, गेहूं भी बोया जाता है कुछ, धान जूट गेहूं। तो ये हो गया आपका जो है नवीन जलोढ़ के बारे में। दोमट, तो कल कोई बोल रहा था दोमट आज आया नहीं है, तो दोमट मृदा में जनरली दोमट मृदा हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि 50% बालू होता है, सिल्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, सिल्ट मतलब बारीक कण वाली जो मृदा होती है सिल्ट, और एक होता है मृतिका, क्ले। ये 3 चीजें 50% पाई जाती है, बालू, सिल्ट और क्ले। बालू सबसे बड़ा कण हो गया, उससे छोटा है तो सिल्ट, उससे छोटा कण है तो मृतिका कहते हैं, क्ले कहते हैं। मृतक को मत कर देना, क्ले
सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये 50% होता है और 50% आपका जो है पोर्स होते हैं प्लस वाटर्स होता है, प्लस वाटर। पोर मतलब समझते हो, छिद्र, मतलब हवा, छिद्र रहेगा मतलब हवा भरी रहेगी उसमें। तो 50 इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें क्या है कि 50% वायु और जल है और 50% बाकी जो है छोटे कण, बारीक कण है, इसलिए अच्छी मानी जाती है दोमट मृदा जो है। तो इसके बारे में अब लिखिए कहाँ पे मिलती है। उत्तरी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तरी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग की छोटी छोटी पट्टी में, उत्तरी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग के छोटी छोटी पट्टियों में, ब्रैकेट में लिख लीजिए सारण जिला, वैशाली, खगड़िया, मुजफ्फरपुर। सारण, वैशाली, खगड़िया, मुजफ्फरपुर जिलों में, सारण, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में। और ये अच्छी होती तंबाकू, तंबाकू की खेती की जाती है कई जगह पे। लीची, तंबाकू, लीची, मक्का, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, मक्का, लीची, गेहूं, गन्ना, आम, केला आदि। होता है बिहार में केला। हाँ, चलिए, तो ये हो गया आपका जो है कौन से मृदा के बारे में, उत्तरी विशाल मृदा के बारे में, उत्तरी गंगा के मैदान। अब जो गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में, दक्षिणी भाग की मृदाओं में, इसकी दक्षिणी भाग की मृदाएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस पर इसमें लिखिए छोटा नागपुर की चट्टानों का प्रभाव अधिक है। दक्षिणी भाग की मृदाओं पर छोटा नागपुर की चट्टानों का प्रभाव मिलता है। छोटा नागपुर पठार की चट्टानों का प्रभाव मिलता है। इस कारण अवसाद या कांप प्लस बालू की मात्रा अधिक मिलती है। लिख लीजिए आपका छोटा नागपुर पठार की चट्टानों का प्रभाव, छोटा नागपुर पठार की चट्टानों का प्रभाव अधिक मिलता है, जिस कारण कांप में बालू की मात्रा ज्यादा होती है, बालू के कण पाए जाते हैं। कांप या अवसाद में बालू के कण पाए जाते हैं, जिस कारण अवसाद या कांप में बालू के कण पाए जाते हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भाग। पहला आपका जो है कगारी क्षेत्र की मिट्टी, कगारी क्षेत्र की मिट्टी। क्या बोल रहे हो? कगारी या कगारी मिट्टी, वैसे कगारी मिट्टी लिखा था, लेकिन मुझे जो लगा कि जो छोटा नागपुर पठार का कगारी मतलब तीव्र ढाल वाला भाग उसको कगार बोलते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं कगारी क्षेत्र की मिट्टी। कगारी का मतलब यहाँ पर है कि जो पठार वगैरह का तीव्र ये वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा आपका जो है कगार। उसके कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया कगारी क्षेत्र की मिट्टी, तो क्योंकि इधर आएंगे दक्षिण के तो छोटा नागपुर पठार से लगा हुआ है, इसके कारण से। दूसरा है आपका जो है टाल क्षेत्र की मिट्टी, टाल या ताल दोनों यूज होता है। तीसरा है पुरानी जलोढ़, और चौथा है आपका जो है अवशिष्ट। तो फिर से इसमें 4 प्रकार आ गए आपके जो है, इसमें फिर से 4 प्रकार। क्लियर हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया? कुछ डाउट हो तो बताएं। चलिए इसके बारे में 2 लाइन लिखो, सब काम खत्म। कितना पढ़ोगे, कितना याद करोगे? मेंस में याद हो जाएगा। आप पीटी में तो पूछा ही होगा, लेकिन मेंस में लिखने के लिए याद रखना पड़ता है। पीटी में एक बार पढ़ लोगे, 4 ऑप्शन आएगा तो ठीक है, दाएं बाएं करके दिमाग चला लोगे। मेंस में तब लिखना है पूरा याद हो जाएगा। वैसे तो 3 ही तो है, 4 तो ही है, 3 भाग, 3 के फिर 4 भाग, तो याद करना पड़ेगा। तो एक 2 लाइनें लिखना ज्यादा। लिखिए इसमें पहला कगारी क्षेत्र में लिखिए सोन, गंगा, सोन एवं अन्य सहायक नदियों, गंगा गंगा, सोन एवं अन्य सहायक नदियों, गंगा, सोन एवं अन्य सहायक नदियों के क्षेत्र में मिलती है। दूसरा पॉइंट दियारा क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में बालू के अंश मिलते हैं। दियारा क्षेत्र में बालू के अंश अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कगारी भाग में दोमट, कगारी भाग में दोमट, पुनपुन नदी के प्रभाव क्षेत्र में, पुनपुन नदी के प्रभाव क्षेत्र में कांप की प्रधानता मिलती है। कांप की प्रधानता मिलती है, कांप, वही कांप। और लास्ट में लिख लीजिए मक्का, अरहर, गेहूं और सब्जी के लिए, मक्का, अरहर, गेहूं और सब्जी के लिए महत्वपूर्ण। क्लियर? नेक्स्ट आप आ जाओ इसमें टाल क्षेत्र की मिट्टी में। इसमें लिखे प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रभाव में, प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रभाव में पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक, पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक
पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक, मुंगेर मुंगेर धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण, धान, धान के लिए महत्वपूर्ण। चलिए ये हो गया आपका टाल क्षेत्र। पुरानी जरोड़ में आ जाओ। पुरानी जरोड़ या कैरेल, क्या लिखा हुआ है, कैरेल कैवाल, इसको या करके लिखा हुआ है कैरेल कैवाल, लोकल नाम होगा ये भाई। कैरेल जो है छारी होती है, और ये जो है छारी प्लस अम्ली होती है, छारी और अम्ली दोनों होती है, कहने का मतलब। मतलब पुरानी जड़ों को आपके यहाँ पे लोकल में कैरेल कैवाल भी कहा जाता है। कैरेल जो छारी जो जिसको कैरेल, और छारी और अम्ली दोनों विशेषताएं जिसको कैवाल, ये नाम दिया गया वहां पे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पानी, इसमें पुरानी जड़ों कहाँ मिलता है, लिख लीजिए एक लाइन, जहां पे बाढ़ का पानी, जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता, जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता। क्षेत्र लिख लीजिए, रोहतास, रोहतास, रोहतास से गया, रोहतास से गया, फिर कौमा औरंगाबाद पटना, औरंगाबाद पटना जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर। रोहतास से गया कौमा औरंगाबाद पटना जहानाबाद मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, और पुरानी जरूरत किसके लिए होता है, गेहूं वगैरह, थोड़ा बहुत रबी की फसल के लिए, मांगा तो रबी गेहूं वगैरह की फसल के लिए लिख लो। और लास्ट हमारा अवशिष्ट, तो अवशिष्ट में लिखिए एक लाइन, छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से क्या छूट गया, बताओ बताओ क्या छूट गया, घबराओ मत, बिंदास, प्रशासक बनना है ना, तो प्रशासक बनना है तो पर्सनालिटी को भी थोड़ा सा आउटवर्ड करनी पड़ेगी, बोल्ड करनी पड़ेगी, समझ गए ना, तो घबराना शर्माना, ठीक है, तो बेहिचक, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ तो धीरे, मैंने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक दिन की बात थोड़ी होती है, धीरे धीरे करके अपने आप को खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इंटरव्यू की तैयारी जिस दिन तैयारी सोचते हैं उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि चीजों को देखो, इंटरव्यू के सामने पहुंचे इसका मतलब है कि तो बाकी सब्जेक्ट का नॉलेज तो है आपके पास, तभी तो आप एग्जाम क्वालीफाई करके उनके सामने बैठे हो, वो बस आपको फिर देखेगा कि कैसे हैंडल करते हो, बातचीत करने का तरीका क्या है ना, कोई समस्या तुरंत देखे तुरंत आप डिसीजन कैसे लेते हो, सॉरी भी बोलते हो कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, ये सब इंटरव्यू में देखा जाता है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि अपने नॉलेज का टेस्ट होता है, कुछ देर बाद इंटरव्यू वाले को बोले तुम इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाता हूं, और तुम दो चार क्वेश्चन कर लो, उसको भी नहीं पता होंगे, समझ गए ना। तो इंटरव्यू में सिर्फ अंतर इतना होता है कि उधर बैठा होता है, इधर बैठे होते हैं, जब उल्टा कर देंगे तो उसको भी सारे क्वेश्चन नहीं पता होंगे, लेकिन नहीं पता है तो उसको भी कॉन्फिडेंटली जवाब देना है कि सर इसके बारे में मुझे फिलहाल बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, या है तो कहना है कि दिमाग नॉलेज पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं है, क्योंकि 24/7 हर चीज पता जरूरी नहीं होता है ना, और सामने वाला पूछ रहा है उसके पास कुछ भी पूछने का मौका है कि कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरीके से। जैसे मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, अभी तो आईपीएस हुआ था उसका 2004 बैच में, अभी तो आईजी है, तो उससे उसने लिखा था हॉबी में डाला था टूरिज्म, घूमना फिरना पसंद है, तो उसको पूछा गया था कि हैदराबाद की जो चार मीनार, तो उसने पूछा कि अभी हाल फिलहाल में कहाँ घूमने गए थे, तो उसने बोला कि मैं हैदराबाद गया था अभी घूमने के लिए, तो उसने पूछा क्वेश्चन कि हैदराबाद की चार मीनार में कितनी ईंटें लगी हुई है, राइट। हालांकि उस चार मीनार में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इस पूरे मीनार को बनाने में कितनी ईंटें लगी हुई है, समझ रहे, उसने पढ़ के रखा था, याद करके रखा था, मतलब तो उसने बता दिया कि हाँ उसमें इतना लिखा हुआ था करके, तो बताया कि हाँ मैंने गिना तो नहीं लेकिन हाँ इतना लिखा हुआ था, तो इस तरीके से उसने जवाब दिया था, अच्छे नंबर आए थे, उसी साल आईपीएस हुआ था, तो कैसे किस नहीं भी पता है तो ध्यान नहीं दिया, काउंटर थोड़ी बैठे, मतलब पूछा इसका मतलब था कि कहने के वहां पे लिखा रहा होगा तभी उसने पूछा है, और नहीं भी पता है तो सीधा बोलते भाई नहीं पता भाई घूमने गए थे, गिनते बैठे वो चीजें। एनीवे टॉसिस लिखिए आपने, तो छोटा नागपुर पठार के पहाड़ी भागों में, तो ये हो गया आपका जो है, चलिए तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ तीसरा वाला हो गया दक्षिण पठार की मृदा, लास्ट हमारा है दक्षिण पठार की मृदा। इसमें मुख्यतः अवशिष्ट मृदा, एक लाइन लिख लिया पहला, मुख्यतः अवशिष्ट, मुख्यतः अवशिष्ट मृदा, इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका लाल मिट्टी और दूसरा है आपका लाल पीली मिट्टी, लाल पीली। तो लाल लाल मिट्टी में लिखिए एक दो लाइन, तो लाल कलर तो जानते हैं आप लोग, लाल कलर किसके दिखता होगी, ठीक है, फेरस ऑक्साइड की। दूसरा पॉइंट लिखिए, बिहार के दक्षिणी सीमांत, बिहार के दक्षिणी सीमांत, बिहार के दक्षिणी सीमांत की पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, बिहार के दक्षिणी सीमांत पहाड़ी, दक्षिणी सीमांत के पहाड़ी क्षेत्रों में भागों में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में, मुंगेर के, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, कौमा गया नवादा, गया नवादा शेखपुरा, शेखपुरा बांका, बांका तथा बांका जमुई तथा भागलपुर जिलों में, जमुई तथा भागलपुर जिलों में। और लास्ट पॉइंट लिखिए, मोटे अनाजों की कृषि के लिए, लाल मिट्टी किसके लिए, मोटे अनाज, खा खा के मोटे हो जाने के लिए, मोटे अनाजों के लिए। नेक्स्ट आपका लाल पीली में आ जाओ, इसमें लिखे कैमूर पठार, कैमूर पठार एवं, कैमूर पठार एवं गंगा सोन नदी, गंगा सोन दोआब, सॉरी कैमूर पठार एवं गंगा सोन दोआब
गंगा सोन दोआब, गंगा सोन दोआब के मिलन क्षेत्रों में, मिलन क्षेत्र में, मिलन समझ गए, जहां पे दोनों का मिलन होता है उन क्षेत्रों में। नेक्स्ट लिख लीजिए, ठीक है। दलहन तिलहन मोटे अनाजों के लिए महत्वपूर्ण, दलहन तिलहन एवं मोटे अनाजों के लिए महत्वपूर्ण। तो इतना काफी है आपका जो है, ये हो गया बिहार की मृदाओं का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण पूछेगा तो इतना लिख देना। अब लास्ट है बिहार की मृदा की समस्याएं क्या क्या। तो बिहार की मृदा की समस्याएं तो लिख लोगे, मृदा अपरदन हर जगह आ जाएगा, अपरदन तो हो ही रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मृदा अपरदन मृदा प्रदूषण ये तो लिख लोगे, है कि नहीं, मृदा अपरदन हर जगह हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो ही रहा है, मृदा प्रदूषण में भी कोई कमी नहीं है हम लोग के, तो ये तो है। इसके अलावा तटबंध कटाव, नदियों के द्वारा तटबंधों का कटाव, ठीक है। बंजर भूमि में परिवर्तन, तटबंधों का कटाव। फिर आपका बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब सीधा सीधा है अनुपजाऊ होते जाना, मतलब कंप्लीटली अनुपजाऊ हो जाना, कृषि के लिए अयोग्य। बंजर का मतलब क्या हुआ, कृषि के लिए अयोग्य, तो उसको हम लोग बंजर कहते हैं। और सर्वाधिक बंजर आपके मिलता है बांका डिस्ट्रिक्ट में, बांका, फिर जमुई और गया, बांका जमुई और गया, तो इन डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये हो गया। सूखा तो नहीं, बाढ़ तो आ जाएगा आपका, बाढ़ से प्रभावित, हर साल बाढ़ प्रभावित होता है आपकी मृदा, सूखा तो कभी कभार। तो ये हो गया आपका। तो लगभग 30%, बिहार की 30% मृदा जो है, बिहार की 30% मृदा समस्याग्रस्त है, लगभग 30% क्या है आपका जो है समस्याग्रस्त है। तो ये कुछ पॉइंट्स डाल देना, बिहार की समस्या, बिहार में मृदा की समस्या आएगा तो सब पॉइंट्स को थोड़ा सा क्या कर देना है, बता देना है। तो मेरे ख्याल से बिहार की मृदाओं के बारे में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या चीज, क्या वो और कहीं पढ़ी होगी जीएस, उसमें डाल देना उसी को, जो भी योजनाएं चल रही है सब चल रही है, करंट में पढ़े होंगे ना कुछ ना कुछ, ये सब डाल देना उठा के, योजनाएं वगैरह जब आता है तो वो सब चीजें, कुछ चीजें इधर से भी डालना है, ठीक है। कुछ योजनाएं वगैरह जो चल रही है तो क्या चीज, ये कहना, ये पूछना चाह रहे हैं कि बिहार में मृदा सुधार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कुछ याद है? चलिए एक पेज छोड़ दीजिए, कल बता दूंगा, ठीक है। मृदा सुधार के लिए कुछ योजनाएं चल रही होंगी तो गूगल मारूंगा, गूगल में दिख जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, मृदा सुधार का मतलब ये मृदा मृदा अपरदन वगैरह को कम करने के लिए क्या है, सब जो वृक्षारोपण कार्यक्रम वगैरह जो चलाए जा रहे हैं सब मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो एक मृदा स्वास्थ्य केंद्र वगैरह तो इसलिए है कि हाँ, जहाँ पे कोई मृदा की समस्या है तो हर जगह चल रहे हो तो हाँ, तो सब डाल देना, क्या टेंशन है। चलिए बाकी मृदा, बाकी तो पॉइंट बताइए, कॉमन पॉइंट मैंने बता दिए, मृदा का संरक्षण कैसे करते हैं वो कॉमन पॉइंट मैंने बता दिया, बिहार सरकार क्या कर रही है, दो चार जो आपको पॉइंट याद है मृदा स्वास्थ्य केंद्र वगैरह सब डाल देना। तो ये हो गया आपका जो है बिहार की मृदाएं। अपवाह तंत्र में है कुछ नहीं, बिहार का अपवाह तंत्र पूछेगा तो वही सब नदियां कहां से निकलती है, कहां गिरती है बता देना है। इसमें भी दो भागों में डिवाइड कर देना, हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा जो है आपका दक्षिणी पठार का अपवाह तंत्र, और कौन कौन सी नदियां हैं उसको उठा के डाल देना है। तो नदियों का नाम तो मैंने लिया था तो मैंने लिख देना। इसमें आपका गंगा नदी पहले, तो उसके सहायक जितनी भी नदियां हैं, घाघरा, आपके बिहार में जितनी भी बहती है सबके बारे में एक एक दो लाइन कहां से निकलती कहां गिरती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, बागमती, कोसी। तो बिहार का अपवाह तंत्र पूछेगा तो इस तरीके से ये आप लोग को डाल देना है। इसके बाद इधर है आपका दक्षिणी पठार में सोन नदी, फल्गु, बहुत सारी जितना याद आ जाए, पुनपुन, अजय, कर्ण, क्या है आपका कर्मनासा, क्या एक और क्या है, क्यूल, सकरी, दुगौली। तो जितना याद आ जाए दो चार पांच डाल देना, जरूर मेंस में बस आपको पता होना चाहिए, क्या पता है। ये कुछ नदियां हैं, इस तरीके से आपका बिहार का अपवाह तंत्र पूछेगा। बाकी सब मैंने बता दिया था, उसी को आपको क्या करना है, आपको ये हिमालय ऊपर लिखा बिहार का अपवाह तंत्र, हिमालय, दक्षिणी पठार। तो ये तरह इन सब के बारे में एक एक दो लाइन कहां से निकलती कहां गिरती है, कौन सी सहायक है, तो चार जो जानते हो, जितना आते हो उड़े लाना। इन नदियों के बारे में जितना जानते हो, सकरी सकरी जितना जानते हो उड़ेल के आ जाना, ठीक है। तो अपवाह तंत्र में आ जाएगा सकरी, क्या सकरी के बाद कुछ नहीं है। ये है दुगौली, दुगौली अब नाम मिला मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन उसमें दो चार नाम मिले तो चलिए ढूंढ लेंगे, काफी इतना। ये हो गया आपका जो बिहार का फिजिकल। तो बिहार के फिजिकल में, तो भारत और बिहार का फिजिकल, कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आराम से इसमें से आंसर निकाल के लिख लेंगे। क्लियर पॉइंट। चलिए अब कौन सा स्टार्ट करें, क्या क्या बोल रहे हो, जोर से बोलिए ना। पॉपुलेशन, हाँ दुगौली लिखा, क्या हुआ, नहीं दुगौली लिखा था, होगा क्या आसपास, दक्षिणी पठार, लेकिन रखा था इसी में, दक्षिणी पठार नहीं रखा था। चलिए देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग स्टार्ट क्या करें, इकोनॉमिक की करते पहले, सामाजिक तो एक थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, हाँ पढ़ाना तो दोनों ही है, पढ़ाऊंगा तो पूरा ही, ठीक है, पढ़ाना तो पूरा ही है। बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा आर्थिक भूगोल,
सामाजिक भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो, पहले सामाजिक पढ़ोगे, पहले आर्थिक पढ़ो फिर सामाजिक जान लेना, है ना। आर्थिक आधार पर ही समाज का विकास होता है, तो समाज बन जाएगा। सामाजिक में दो तीन चीज देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण, दूसरा देखेंगे लिंगानुपात कम होने का कारण, बिहार में साक्षरता दर कम होने का कारण, ठीक है। तो दो चार पांच देखेंगे ऐसी जनसंख्या वृद्धि के पीछे के क्या क्या कारण है, कुछ उसके हिसाब से जो है। तो आर्थिक भूगोल में आपका सबसे पहले देखते हैं खनिज संसाधन, थोड़ा सा तो खनिज संसाधन, फिर उद्योग, फिर कृषि देखेंगे। तो बताओ खनिज क्या होता है और फिर संसाधन क्या होता है, बताओ खनिज का अर्थ बता दो। खनन के द्वारा प्राप्त होगा खनिज है, अभी खोदो ऐसे खनन खनन के द्वारा प्राप्त होगा तो खनिज है, तो सब कहीं भी खोदो खनिज मिल जाएगा फिर तो, ठीक है। और बताओ खनिज की परिभाषा बताओ, बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं पता। खनन के द्वारा प्राप्त तत्वों को खनिज कहेंगे। कुछ तो बिना खनन के मिल जाते हैं, बालू की रेत में सोना मिल जाता है ना, तो बिना खुदाई के मिल जाएगा तो खनिज नहीं बोलेंगे फिर तो चलिए, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लिया करो तो चीजें मिल जाएंगी। तो खनिज का मतलब होता है कि कोई भी लिखिए वह तत्व वह तत्व जिसका वह तत्व जिसका एक निश्चित वह तत्व जिसका एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक संगठन वह तत्व जिसका एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक संगठन होता है, एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाता है। खनिज कहलाता है, क्लियर पॉइंट। तो खनिज का क्या होगा आपका, गर्म हवा की बारी, पानी क्यों नहीं है, पानी डालते हैं लोग, तो टीचर लोग को प्रताड़ित करना चाह रहे हैं। तो समझ में आ गया ना परिभाषा, कि कोई भी तत्व जो है जिसका निश्चित क्या होता है, भौतिक और रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण होता है। जैसे लोहा ले लो, तो भौतिक गुण का मतलब उसका रंग रूप कैसे दिखाई देता है, भौतिक हो गया, और रासायनिक का मतलब टेस्ट करके देखोगे तो उसका टेस्ट कैसे आ रहा है, पानी के साथ क्रिया करोगे तो क्या क्रिया हो रही है, ये क्या हो गया, उसका रासायनिक गुण हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका खनिज कहते हैं। क्लियर है। अब उसको खोद के भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी मिल सकता है, ऊपर में बिना खोदे भी मिल सकता है। तो अधिकांश खनिज अंदर ही मिलते हैं, ठीक है, मैं बुरा मानो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अधिकांश खनिज क्या होते हैं, अंदर मिलते हैं तो खोद के निकाले जाता है। कुछ खनिज जैसे रेत के बालू में कुछ मिल गया, थोरियम का निक्षेप है, तो कुछ ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश खनिजों को हम लोग क्या करते हैं, आपके जो है खोद करके निकालते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकता है आज की डेट में, प्राकृतिक होता ही है, लेकिन कुछ मानव निर्मित भी खनिज हो सकते हैं। मानव के द्वारा भी आज की डेट में कई सारे खनिज तत्वों का निर्माण किया जाता है। क्लियर है। तो खनिज की परिभाषा क्लियर है। अब संसाधन की बता दो, अब संसाधन की परिभाषा। संसाधन जब एक बोल रहे तो दूसरा चुप कर लिया करो। हाँ, बोलो बोलो बोलो, अब तुम बोलो, चलो। खनिज के अलावा दूसरा नहीं होगा संसाधन, पानी भी तो संसाधन है। मैंने खनिज हटा दो, अब संसाधन क्या होते हैं बताओ। ठीक है, दारू भी उपयोगी होती है, तो भी संसाधन है। ड्रग्स लेकर के वो भी मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। बताओ, इधर वाले बताओ। ज्योग्राफी ऑप्शनल मान लिया, छोड़ दिया, लेकिन पहले तो पढ़ रहे थे ना। चलिए, इसलिए कहा जाता है कि मौका मिले तो कम से कम 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना। मौका मिले, टाइम मिले तो 10वीं तक की एनसीईआरटी कम से कम पढ़ लेना है। इससे बहुत सारी चीजें जो है छोटी छोटी क्लियर हो जाती है। खनिज की परिभाषा है, ये किसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी बड़ी बुक में नहीं मिलेगा, महज बनवाल में नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन छोटी सी एनसीईआरटी में मिलेगा। संसाधन की सबसे अच्छी परिभाषा 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो किसी और बुक में नहीं मिलेगा। 10वीं क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में और इकोनॉमिक एनसीईआरटी, दोनों में 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से परिभाषा दिया हुआ है संसाधन की। तो संसाधन कहलाने के लिए जो तुमने बताया एक पॉइंट है कि संसाधन उन तत्वों को या किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु जो, पहला पॉइंट, किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। कोई भी वह वस्तु जो किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। लेकिन इससे संसाधन नहीं कहलाएगा, इसके अलावा दो चीज और चाहिए। दूसरा वह होता है समाज के द्वारा स्वीकृत हो। समाज के द्वारा क्या हो, आपका जो है स्वीकृत हो, समाज के द्वारा स्वीकृत, एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। इसलिए ड्रग्स वगैरह संसाधन नहीं कहलाते। ड्रग्स का जब यूज दवाई के लिए करते हैं हम लोग, तो ड्रग्स से दवाई बनाएंगे तब ये संसाधन बन जाएगा। लेकिन ड्रग्स का उपयोग नशे के रूप में करोगे आप, तो वह संसाधन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए समाज के द्वारा क्या होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। और तीसरा है कि संसाधन बनने के लिए तकनीकी उपलब्धता हो। तकनीकी क्या होनी चाहिए, आपके जो है उपलब्धता, तभी हम उसका उपयोग कर पाते हैं। अदरवाइज हमारे लिए संसाधन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, आपके जो है संसाधन होते नहीं बनाए जाते। इसका मतलब समझ गए अब। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं।
संसाधन होते नहीं बनाए जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि एनवायरमेंट में जो चीज है वो सिर्फ हमारे लिए एक वस्तु है, तत्व है, लेकिन जब तक हम उसका यूज करना नहीं सीखते हैं तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं बनता है। जैसे मनुष्य, कोयला तो मनुष्य की उत्पत्ति से पहले भी कोयला रहा होगा। कोयले, मानो मनुष्य ने जब उसका उपयोग करना सीखा तब कोयला हमारे लिए क्या बना होगा? संसाधन। पत्थर को रगड़ करके आग जलाना सीखा तब पत्थर भी हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन। आज के डेट में जो आपके घर से जैविक कचरा निकलता है, साग सब्जी का कचरा निकलता है, कूड़ा, उसका जो है उसका भी यूज करके हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो आज वो कचरा भी हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन। कुछ समय पहले तक जब उसका उपयोग नहीं जानते थे तो हमारे लिए संसाधन नहीं था। आगे बात समझे? तो इसलिए तकनीकी उपलब्धता होने पर ही वो क्या बन जाता है? हमारे लिए संसाधन बन पाता है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए नए नए संसाधन समय के साथ बनते रहेंगे, नया उपयोग सीखते रहेंगे हम लोग। तो जो है आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका जो संसाधन की परिभाषा। तो खनिज संसाधन समझ गए। तो खनिजों का जो उपयोग है, जब हम, जैसे हमारे थोरियम है, तो थोरियम हमारे पास बहुत ज्यादा है भारत में जो है, लेकिन उसका तकनीक नहीं है हमारे पास अभी भी। उसको कन्वर्ट करने के लिए, यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए तकनीक हमारे पास, तो वो संभावित संसाधन जरूर है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका जो है संभावित संसाधन। तो संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे, उसमें क्या आएगा? उसको हम लोग कर सकते हैं संभावित। संभावित का मतलब भविष्य में उसका उपयोग, जब हमारे पास तकनीक उपलब्ध हो जाएगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? आपका जो है संभावित संसाधन। जैसे भारत में मोनाजाइट, थोरियम का जो एस है आपका जो है मोनाजाइट, ये केरल तट पर मिलता है, ये संभावित संसाधन में आएगा। आगे बस समझ में? तो एक तो ये हो गया, भारत में नहीं हो पा रहा है, अमेरिका के पास तकनीक है इसकी, तो भारत के लिए संभावित है अभी भी। अमेरिका से तकनीक वगैरह खरीदेंगे, बातचीत करेंगे, यदि इसका यूज होने लगा फिर हमारे पास यूरेनियम की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। यूरेनियम यूरेनियम की कमी है भारत में। चलिए, हो गया क्या तक? अब यहां पर हम लोग आएंगे, जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में वह ये बन सकता है कि भारत में खनिज संसाधनों का वितरण। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका जो है कि भारत में खनिज संसाधनों के वितरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण। तो क्वेश्चन यदि यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? भारत में खनिज संसाधनों का वितरण, और उसी को फिर उद्योग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, आपका देखेंगे उसको कि खनिजों पर आधारित उद्योग, उद्योगों के विकास के लिए खनिज क्यों जरूरी है। तो दोनों को मिलाकर फिर पूछा हुआ क्वेश्चन आपका जो है। तो खनिज आधारित उद्योग जो देखेंगे तो खनिजों का उसमें लौह अयस्क उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सब उसमें आ जाएंगे आपके। तो खनिजों का वितरण में आते हैं खनिज संसाधनों का वितरण। तो भारत में खनिज संसाधनों के वितरण की मुख्य रूप से जो है 3 क्षेत्र है। एक उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश, दूसरा उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, एक और डाल दीजिए मध्य। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में खनिज संसाधन मुख्यतः कहां मिलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में उसे हमने इस तरीके से 4 भागों में और अन्य मिला के 5 भागों में डिवाइड। तो भारत में खनिज संसाधन कहां पे मिलते हैं? आपके इस पठारी, इस पूरे पठारी भाग में मिलते हैं मुख्य रूप से। थोड़ा बहुत हिमालय और तेल मिलते वाला देखेंगे, अन्य क्षेत्र में डाल देंगे उसको, तो बाकी को अन्य में डालेंगे। इस पठारी भाग को हमने 3 भागों में 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपका उत्तर पश्चिमी का मतलब ये वाला हो गया पहला, उत्तर पूर्वी का मतलब ये पूरा का पूरा लगभग हो गया आपका जो है, मध्य का मतलब ये बीच वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका जो है, और दक्षिण का मतलब आपका लगभग चौथा वाला भाग इधर वाला ले लिए, कर्नाटक हो गया वाला। इस पठारी भाग को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया आपका जो है? 4 भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में। चलिए आगे। स्टार्ट करें? चलिए, बच्चे कम हो गए, कहाँ गए बाकी लोग? बाकी लोग को लगा होगा कर लेंगे खुद से, हैं? नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना कि अब सर बिहार पढ़ा रहे हैं तो बिहार तो खुद ही कर लेंगे हम, तो इस करके क्लास गोल मार जाते हैं। तो खुद तो कर ही लेते, तो फिर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा तो मिल जाता है टीचर से, है कि नहीं? खुद तो कर ही लोगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तो एक्स्ट्रा टीचर से मिल जाता होगा। तो इसलिए क्लास की हमेशा इंपॉर्टेंस होती है। अब जो क्लास कर रहा है, जो क्लास नहीं कर रहा है, दोनों में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा? उसको पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बस कंपटीशन यही से स्टार्ट हो गया, यही से अंतर क्रिएट हो जाता है। चलिए, सबसे पहले आते हैं उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश में। तो उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे आपके? अरावली क्षेत्र आ जाएगा, अरावली प्रदेश आ जाएगा इसमें जो है। तो अरावली प्रदेश में क्या क्या मिलता है? सीसा, जस्ता, तांबा, धात्विक खनिज मिलते हैं। सीसा, जस्ता, तांबा और सिल्वर, चांदी, कुछ अभ्रक, अभ्रक। इसके अलावा संगमरमर, ठीक है, तांबा, एस्बेस्टस, ये सब खनिज इधर मिलते हैं आपका कहां पर? अरावली क्षेत्र में, मतलब राजस्थान वाले भाग में मुख्य रूप से। इसमें राजस्थान का पूरा क्षेत्र आ जाएगा आपका जो है। कौन चालू है कि बंद पता ही नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में क्लास छूटी जाएगी। तो ये हो गया अरावली क्षेत्र। दूसरा जब आपका जो है इसी में गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र आ जाएगा, इसमें तेल मिलता है। इसमें दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका जो है? गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, गुजरात का कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे तेल मिलता है ना,
यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है गुजरात खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में, पेट्रोलियम, पेट्रोल गैस। इसके अलावा गुजरात में बॉक्साइट वगैरह मिलता है। गुजरात के काठियावाड़ पठार पर बॉक्साइट वगैरह मिलता है। यहाँ पर गुजरात के काठियावाड़ पठार वगैरह में क्या मिलता है? बॉक्साइट। तो ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात का कच्छ खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र, कच्छ खंभात एवं है वैसे वो खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में। तो ये वाला रीजन हो गया कौन सा वाला? उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो इन क्षेत्रों में आपका ये सब खनिज तत्व वगैरह क्या मिलते हैं? आपके मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो भारत में खनिजों का वितरण पूछेगा तो ये पहला क्षेत्र बता देना, राइट, इधर की ओर आपका। दूसरा हमने लिखा उत्तर पूर्वी वाले में, तो उत्तर पूर्वी में छोटानागपुर पठार आ जाएगा, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें कौन सा आ जाएगा? छोटानागपुर। तो छोटानागपुर पठार में क्या क्या खनिज मिलते हैं आप लोग जानते ही है, क्या क्या मिलते हैं? ठीक है, ये आपका पूरा, इसमें कौन सा क्षेत्र? झारखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये इसमें लोहा भी है आपका, कोयला भी है, बॉक्साइट भी है, तांबा भी है, इसके अलावा मैग्नीज, उड़ीसा झारखंड मैग्नीज, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके क्या? हाँ, अभ्रक, ये सब आ जाएंगे छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में। तो जानते हैं भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कौन सा है? छोटानागपुर पठार। इसे क्या कहते हैं? खनिज, खनिज हृदय कहते हैं, मिनरल, हार्ट ऑफ मिनरल्स कहते हैं आपके जो। तो छोटानागपुर पठारी क्षेत्र आ गया। इसके अलावा इसमें आंध्र प्रदेश वाला भाग, उड़ीसा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। इसके अलावा कौन सा आ जाएगा? छोटानागपुर पठार में वैसे मेन झारखंड है, लेकिन इसी का जो विस्तार फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। इसी के अंतर्गत ये पठारी भाग भी आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पठारी भाग आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश के पठारी भाग। इसमें क्या क्या मिलता है आपका? छत्तीसगढ़ में जैसे लोहा, छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है? लोहा है, कोयला भी है, आपका जो है चूना पत्थर भी है, कुछ बॉक्साइट थोड़ा बहुत मिलता है। तीन मिलता है, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य जहां पे तीन मिलता है। ठीक है, उड़ीसा में भी लोहा लगभग ये चीज में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। तो इन क्षेत्रों में आपका जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का पठारी भाग, तो इन क्षेत्रों में भी ये सब चीजें मिलती है। तो एक पूरा का पूरा खनिजों का वितरण यहाँ पे मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका जो उत्तर पूर्वी पठार, इसको हम लोग इसमें रखते हैं आपका जो है उत्तर पूर्वी पठार में डाल देते हैं। इसमें छोटानागपुर पठार और जितने भी आसपास, वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा इसमें। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी कोयला मिलता है ना भाई, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर फेमस है, कोयले के लिए फेमस है दुर्गापुर, और लोहा इस्पात इंडस्ट्री भी है। लेकिन दुर्गापुर क्षेत्र जो आपका फेमस है वहाँ पे, रानीगंज, सॉरी रानीगंज क्षेत्र फेमस है ना कोयले के लिए, वेस्ट बंगाल का रानीगंज क्षेत्र। झारखंड का झरिया, झारखंड का झरिया और वेस्ट बंगाल का रानीगंज, ये सब फेमस है कोयले के लिए। इसमें वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना। मेंस में हमें क्या होता है कि कम शब्दों में कैसे लिखना है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। बाकी अलग अलग खनिज जो आप लोग पढ़ोगे वो अलग है प्रीलिम्स के लिए। मेंस में एक साथ देखना कि क्वेश्चन आएगा कि भारत में खनिज संसाधनों का वितरण, तो सबका अलग अलग लिखते बैठोगे तो लिख नहीं पाओगे। लोहा कोयला सब अलग अलग थोड़ी लिखा, यहाँ पे क्या लिखना है? एक साथ कहा मेन क्षेत्र जहाँ पे खनिज संसाधन मिलते हैं। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन ये रहता है कि लोहा का वितरण लिखिए, क्या बताना पड़ेगा लोहा पूरे भारत में कहाँ मिलता है कि नहीं, तो वो आपका अलग क्वेश्चन होगा। अब उसके बाद मध्य पठारी भाग, तीसरा कौन सा आएंगे हम लोग जो है? मध्य पठारी भाग। तो मध्य पठारी में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश आएगा। मुख्य रूप से क्या आएगा आपका जो है मध्य पठारी क्षेत्र में? कौन सा क्या आएगा आपका? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वाला भाग आएगा, और थोड़ा बहुत यूपी का, थोड़ा बहुत यूपी का पठारी भाग आ जाएगा। मध्य प्रदेश यूपी की सीमा पर है। तो मध्य प्रदेश फेमस किसके लिए? चूना, चूना पत्थर मिलता है यहाँ पर, डोलोमाइट मिलता है, इसलिए सीमेंट उद्योग इन्हीं क्षेत्र में मिलता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट। ये हो गया। मध्य प्रदेश में हीरा भी मिलता है। मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पे कोयला भी है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, एक सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो यूपी और एमपी दोनों में मिलता है। क्या हो गया? यूपी, ये आपका क्या बोल रहे? पन्ना, हाँ पन्ना, हीरा पन्ना, पन्ना शहर है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सिंगरौली यूपी एमपी दोनों में कोयला क्षेत्र है। तो मध्य पठारी भाग में मुख्य रूप से ये सब मिलेंगे, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लाल बलुआ पत्थर, जिससे जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण हुआ है, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हो गया आपका मध्य पठारी भाग, बीच वाला भाग, जहाँ पे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और थोड़ा सा यूपी का बॉर्डर वगैरह आएगा। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र भी लेना चाहे तो ले सकते हैं इसमें, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र भी ले लो, यूपी एमपी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जैसे आपका महाराष्ट्र में चंद्रपुर में लोहा मिलता है, मध्य प्रदेश में तांबा भी फेमस है, मध्य प्रदेश में तांबा भी मिलता है, मलाजखंड, मलाजखंड ये तांबा के लिए फेमस है, मलाजखंड, यहाँ पे तांबा मिलता है मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में जो है कुछ थोड़ा सा मिलता है, तो यहाँ पे चंद्रपुर वगैरह साइड में लोहा कोयला मिलता है, चंद्रपुर करके है एक डिस्ट्रिक्ट है, लोहा कोयला वगैरह मिलता है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश यूपी महाराष्ट्र मध्य पठारी भाग में, मध्य पठारी भाग में आपका जो है ये लगभग इस तरीके से ले लो इतना, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र आ जाएगा, इधर एमपी पूरा आ जाएगा, थोड़ा सा यूपी, तो इन क्षेत्रों में समझ गया ना। तो मध्य पठारी भागों में ये सब आ जाएंगे आपके। क्लियर हो गया? चंद्रपुर में लोहा तांबा, चंद्रपुर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मलाजखंड करके, मलाजखंड तांबा,
लिख ले रहे हो? लिख ले रहे हो भाई? तो लिखवाने वाले चले गए हैं? तो सर लिखवा दीजिए, लिखवाई तो रहा हूँ भाई, पॉइंट पॉइंट बना के लिखवाई रहा हूँ, इसको बोल के ले लिखवा रहा हूँ, बस लिख लिख के बता दे रहा हूँ हैं? चलिए, तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका भी चेंज करना है, सिलेक्शन लेना है तो, है ना? थोड़ा विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, सुना है ना? जीतने वाले कोई नया चीज नहीं करते, उसी चीज को नए तरीके से करते हैं ना? उसी को तो थोड़ा सा जो पढ़ने का तरीका चेंज करोगे, लिखने का तरीका चेंज करोगे, सब एक ही समान लिखोगे तो नंबर कैसे आएगा? तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करोगे तो एक दो नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे, तो एक दो नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ेगा तो ओवरऑल आपके सिलेक्शन के लायक नंबर बढ़ जाएंगे। तो यही थोड़ा सा अंतर होता है ना? पढ़ा तो सबको वही रहा हूं, मान लीजिए सभी को मंच देने का मौका मिलता है, तो सभी लोग सेम सेम लिख के आओगे तो सबको बराबर नंबर मिलेंगे, है ना? पहले तो सेम सेम लिख नहीं पाओगे क्योंकि सबका दिमाग का अंतर यहीं से क्रिएट हो जाता है ना? सबका दिमाग अलग अलग है, तो 100% सिमिलरिटी हो ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपनी, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या ये आपका एमपी वाले में आ जाएगा, इस वाले एमपी में डाल दीजिए लाल बल्बा पत्थर, एमपी के विंध्याचल वाले क्षेत्र मिलता है ना आपका, विंध्याचल वाले में ये सब चीज आ जाएगी। चलिए, ये हो गया मध्य पठारी भाग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कौन सा है? दक्षिण पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पठारी प्रदेश मुख्य रूप से कर्नाटक आएगा, मुख्य रूप से क्या आएगा आपका जो है कर्नाटक का पठार, मुख्य रूप से यहां पर जो है कर्नाटक का पठार आएगा। तो कर्नाटक के पठार में लोहा मिलता है, लौह एस मिलता है यहाँ पे, बाबा यहाँ पे है बाबा बुदान की पहाड़ियां, बाबा बुदान की पहाड़ियां यहीं पर है, कुद्रेमुख कर्नाटक में ही है, कुद्रेमुख क्या चीज? हाँ सोने का लिए, तो सोने के लिए, ये लौह एस के लिए बता रहा हूँ। लोहा कहाँ का मिलता है? तो बाबा बुदान की पहाड़ी और कुद्रेमुख, बाबा बुदान, वो बुदान है BUDAN है, बुदान पढ़ो, बुदान पढ़ो। अब मैंने कहा हिंदी में क्या लिखा है नहीं पता, इंग्लिश में ये है, अब इसको बाबा बुदान पढ़ो या बुदान पढ़ो है ना? इंग्लिश सबसे ज्यादा बेवफा लैंग्वेज है। BUT बट होता है, PUT पुट हो जाता है, CUT कट हो जाता है, इसलिए इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज सबसे बेवफा मानी जाती है, समझ गया ना? तो इसलिए अंग्रेजी में केमिस्ट्री केमिस्ट्री कोपड़ा सर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बोल दो, कोपड़ा सर केमिस्ट्री पढ़ाते बोलो, या चोपड़ा सर केमिस्ट्री पढ़ाते बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? सीएच का मतलब क्या होता है आपका, दोनों जगह एक का भी होता है, चा भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे बाबा बुदन, हिंदी में बुदन लिखा होगा, जगह बुदान भी होगा, समझ गए? एनीवे, तो ये हो गया आपका कर्नाटक का पठार में। इसके अलावा कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में सोना मिलता है, कोलार माइंस। इसके अलावा कर्नाटक पठार में कोयला वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है? ये कर्नाटक का पठार आ जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु वाला क्षेत्र कुछ आएगा, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जैसे सलेम है, तो सलेम में लोहा मिलता है, ठीक है? यहाँ पे एक नेवेली करके है, तो नेवेली में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला मिलता है, तमिलनाडु के सलेम में लोहा, नेवेली में लिग्नाइट कोयला, और तमिलनाडु में एक पहाड़ी है सेवराय, इस सेवराय पहाड़ी में बॉक्साइट मिलता है। तो ये आपका दक्षिण कौन से पठार में आ जाएगा आपका जो है दक्षिणी पठार में, ये सब क्षेत्र आ जाएंगे आपके मुख्य रूप से, क्लियर हो गया? तो अब अन्य क्षेत्र में दो चार नाम लिख लेते हैं, तो अदर्स रीजन में, अन्य में मेंस के लिए याद कर पाओगे, बाकी जो फिल्म्स का याद रहेगा तो काम आएगा। क्या चीज? अन्य क्षेत्र। तो अन्य क्षेत्र में एक तो हो गया असम का तेल क्षेत्र, असम का तेल क्षेत्र जो है यहां पर मिलेगा, राइट? असम का तेल क्षेत्र। इसके अलावा मुंबई, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, समुद्र के अंदर है ये। इसके अलावा केरल का मालाबार तट पे जो आपका थोरियम मिलता है, ये सब आ जाएंगे अन्य क्षेत्र में। इसके अलावा वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तेल जैसे आपका जोधपुर, जोधपुर हो गया, और क्या नाम है उधर, बाड़मेर, इन सब में भी तेल पता चला, तेल मिल रहा है, पेट्रोल, तेल मतलब खाने का तेल नहीं, ठीक है? पेट्रोलियम। जम्मू कश्मीर डाल दो, जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज वर्तमान में पता चला है। हाँ क्या? अच्छा यूरेनियम भी तो मिला बिहार में आपके, वो सब डाल दो, ठीक है? इसके अलावा कावेरी नदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन में तेल मिलता है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। चलने लगा, जब क्लास खत्म होने लगा तो अपना ठंडा करने लगा है, पानी अभी चलने लगा, ठंडा हवा भी देने लगा। ये लिया, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, पेट्रोल मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वगैरह में काला नमक, सेंधा नमक सब मिलता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश काला नमक, सेंधा नमक, ये सब हिमाचल प्रदेश में मिलता है। 。  . 。  . । 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。
क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके अन्य क्षेत्र, जिसमें तो इस तरीके से पूरे भारत में खनिज संसाधनों का स्थानिक वितरण, खनिज संसाधनों का वितरण यदि पूछेगा तो आराम से तो 250 वर्ड हो ही होंगे, ज्यादा ही हो गए होंगे ना, इसको ही लिखेंगे इतना याद हो जाए तो 4-5 आराम से याद हो जाएगा इतना। इसके अलावा कल हम लोग मेन मेन खनिज थोड़ा बहुत देख लेंगे, लोहा वगैरह मेन मेन खनिज देख लेंगे, ऊर्जा संसाधन ठीक से देख लेंगे, कोयला पेट्रोल कहाँ मिलता है, तो ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ज्यादा देखेंगे, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, 5